Hello everyone, welcome to Balno Academy. Myself Gagan Yadav, your GS faculty. For today, a class for geography test paper. So geography test paper mix MCQs, mix practice करेंगे आज from physical geography to Indian geography and world geography. Clear है? So let's start with question number 1. Question number 1 related to world mapping से related question है. So question number 1 says regions sometimes mentioned in news and आपको कंट्री मैच करनी है. फॉर एग्जाम्पल हुआ जाए कैटलोनिया है, क्रीमिया है, मिंदनाओ है और ओरोमिया है. ये रीजन्स क्या स्पेन से रिलेटेड है, क्रीमिया क्या हंगरी से है, मिंदनाओ क्या फिलीपींस से है, ओरोमिया क्या नाइजीरिया से है. क्लियर है? तो आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग मैचेस और मैच इज और आर करेक्ट. क्लियर है? सो गिविंग यू 60 सेकंड टू आंसर दिस क्वेश्चन. सो करिए स्टार्ट जल्दी से. कैटलोनिया, क्रीमिया, मिंदनाओ और ओरोमिया. स्पेन, हंगरी, फिलीपींस, नाइजीरिया. Which of the following regions is or are correctly matched? फिलीपींस का तो बड़ा आसान है, आप फिलीपींस का तो गलत कर ही नहीं सकते. ये सही है गलत है आपको पता होगा, क्योंकि 2 आइलैंड्स हम पढ़ते हैं फिलीपींस के अंदर. इसकी कैपिटल मनीला है. जैसे कि जापान का हम पढ़ते हैं होकाइडो, होन्शु, शिकोगु, क्यूशु, ऐसे फिलीपींस के 2 आइलैंड हम उसमें पढ़ते हैं. तो बड़ा आसान क्वेश्चन है वहां से. और क्रीमिया का भी बहुत आसान क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स में था. ये करंट अफेयर्स की क्लासेस में आपको कराया था जब प्लेसेस इन न्यूज कराया था. अब कर लिया होगा आपने. स्टार्ट करते हैं. देखिए कैटलोनिया बिल्कुल सही है, ये करेक्ट है, स्पेन से रिलेटेड है. क्योंकि अगर आप ये वाला रीजन देखोगे स्पेन का, फॉर एग्जांपल अगर मैं बना दूं दिस इज इटली, तो इटली तो आपको याद है दिस इज यहां पर सिसिली है, और इटली के इधर साइड है ये पूरा का पूरा स्पेन, आइबेरियन पेनिनसुला है, और इधर ये पूरा फ्रांस है. ये नीचे आपका मोरक्को है और यहां पर है स्टेट ऑफ जिब्राल्टर, जाते हैं मेडिटेरेनियन सी के अंदर. तो ये वाला जो रीजन है स्पेन और फ्रांस के बिल्कुल बॉर्डर पर, और जो ये इधर साइड सी से मेडिटेरेनियन सी से लग रहा है, यही रीजन है आपका कैटलोनिया रीजन ऑफ स्पेन. क्लियर है? और रही बात क्रीमिया की, तो क्रीमिया हंगरी से तो रिलेटेड नहीं है, आपको पता है क्रीमिया इज रिलेटेड विद द ब्लैक सी. किससे रिलेटेड है? ब्लैक सी से रिलेटेड है. और ये कंट्री हंगरी से नहीं, या तो यहां यूक्रेन आता या यहां पर रशिया आता, इन दोनों में से एक कंट्री आती, तो हम कहते हैं इट इज रिलेटेड टू दी रशिया एंड यूक्रेन. आपको याद हो ब्लैक सी 2014 के अंदर अनेक्स किया था रशिया ने क्रीमिया को, जब उसको G7 ग्रुप यानी G8 ग्रुप जो हुआ करता था उसमें से रशिया को बाहर निकालकर आज जो G7 ग्रुप है वो बन गया था. उसी के बाद से रशिया को बाहर निकाला गया था उस ग्रुप में से. ग्रुप ऑफ 7 या ग्रुप ऑफ 8 था पहले. क्लियर है? तो क्रीमिया इज रिलेटेड टू दी यूक्रेन और रशिया, ना कि हंगरी. तो ये गलत है, 2 गलत हो जाएगा, 2 को बाहर निकाल दो, 1 सही है. मिंदनाओ फिलीपींस, लुजोन और मिंदनाओ 2 आइलैंड्स पढ़ते हैं, लुजोन एंड मिंदनाओ फिलीपींस के अंदर, तो ये तो बिल्कुल करेक्ट है. और ओरोमिया नाइजीरिया से रिलेटेड नहीं है, इट इज रिलेटेड टू द इथियोपिया. इथियोपिया की कैपिटल अद्दिस अबाबा है, उसी का ही एक स्टेट है ओरोमिया, तो इट इज रिलेटेड टू द ओरोमिया. नाइजीरिया तो बहुत दूर हो गया, तो 4 भी गलत है. सो 2 and 4 आर इनकरेक्ट. 2 and 4 आर इनकरेक्ट. सो राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 इज सी. सो 1 का क्या है? सी इज द करेक्ट आंसर. क्लियर है? सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 2. अगेन सी बॉर्डरिंग कंट्रीज आ रही हैं, बताइए क्या आंसर होगा. इधर आपको सी दिए हुए हैं, इधर बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर और पेयर्स इज आर करेक्टली मैच्ड, बताइए जल्दी. एड्रियाटिक सी पूछा है, ब्लैक सी है, कैस्पियन सी है, मेडिटेरेनियन सी है और रेड सी है. इनमें से कौन कौन से जो कंट्रीज हैं उनके साथ बॉर्डर करती हैं, ये दिया हुआ है, और आपको बताना है क्या करेक्टली मैच्ड है या नहीं है. सी एंड कंट्रीज, बहुत आसान क्वेश्चन है. स्टेट याद करिए, वर्ड की स्टेट जब पढ़ते हैं स्टेट की वर्ड, वहां से बड़ा आसान है क्वेश्चन करना. क्वेश्चन नंबर 2.
लेट्स स्टार्ट विद एड्रियाटिक सी। देखिए एड्रियाटिक सी अल्बानिया बिल्कुल ठीक है। तो अगर मैं दिखाऊं दिस इज योर, मान के चलिए दिस इज योर स्पेन और आइबेरिया पेनिनसुला, और आइबेरिया पेनिनसुला के इधर साइड लटका हुआ है मान के चलिए इटली, और इटली के इधर साइड है ये पूरा का पूरा ग्रीस, और ग्रीस का रीजन है। तो ये है आपका इधर साइड का मेडिटेरेनियन सी है पूरा नीचे, ये है आपका एड्रियाटिक सी, यानी इटली और ये जो ग्रीस का रीजन है, अल्बानिया नॉर्थ मैसेडोनिया का रीजन है यहाँ के रीजन में, और ऊपर कहीं यहां पर क्रोएशिया है। तो ठीक है, एड्रियाटिक सी रिलेटेड टू द अल्बानिया सी, बिल्कुल ठीक है। एंड ये कह रहा है ब्लैक सी इज रिलेटेड टू द क्रोएशिया। बेटा क्रोएशिया तो यहां पर है भाई, और क्रोएशिया इधर साइड है, यहां पर ग्रीस है, रोमानिया है, फिर उधर साइड बुल्गारिया है, उधर कहीं जाकर आपका ब्लैक सी आता है। तो ब्लैक सी तो बहुत दूर है क्रोएशिया से, तो ये तो कहीं से कहीं तक भी बिल्कुल सही नहीं, तो गलत है। कैस्पियन सी कजाकिस्तान, ये बिल्कुल ठीक है। आपको निमोनिक याद हो तो तारिक कराया था, तारिक। तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, रशिया, ईरान और कजाकिस्तान, तो कजाकिस्तान के बॉर्डर शेयर करता है कैस्पियन सी, और कैस्पियन सी दुनिया की सबसे बड़ी लेक भी है, ध्यान रखना। और ये लेक कैसी है? इट इज अ सलाइन लेक। कैस्पियन सी इज द लार्जेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड एंड इट इज अ सलाइन लेक। और जो सेकंड लार्जेस्ट है दैट इज सुपीरियर लेक इन नॉर्थ अमेरिका। और सुपीरियर जो लेक है वो फ्रेश वाटर लेक है। कैसी है? फ्रेश वाटर लेक है। तो दुनिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक कौन सी है? सुपीरियर। और दुनिया की सेकंड सबसे लार्जेस्ट लेक सलाइन और फ्रेश वाटर को मिलाकर दैट इज सुप्रीम। और दुनिया की सबसे लार्जेस्ट दैट इज कैस्पियन सी, जो कि सलाइन लेक। क्लियर है? उसके बाद आता है मेडिटेरेनियन सी, मोरक्को, बिल्कुल ठीक है। ये स्पेन के नीचे बिल्कुल इधर साइड मोरक्को ही है, अफ्रीका आ जाता है इधर साइड, ये स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है। तो स्पेन के नीचे जस्ट मोरक्को है, अफ्रीका की कंट्री है, तो वो भी मेडिटेरेनियन सी से बिल्कुल रिलेटेड है, बिल्कुल सही है। तो 1 इज करेक्ट, 3 इज करेक्ट एंड 4 इज करेक्ट। और ये कह रहा है रेड सी जो है वो आपका सीरिया से लगता है, बिल्कुल गलत है। सीरिया तो बहुत दूर हो गया, यानी एशिया के जो सऊदी अरेबिया है आपका या यमन है, वो दो कंट्रीज लगती है ना कि सीरिया। सीरिया तो बहुत दूर है, ऊपर की तरफ है, इराक और सीरिया की तरफ है। क्लियर है? इजराइल के ऊपर, जॉर्डन के ऊपर की तरफ है सीरिया। क्लियर? तो ये भी गलत है, यानी 5 भी गलत है। तो अगर मैं 5 को बाहर निकाल दूं तो मेरे पास 2 ऑप्शन बचते हैं, और 2 तो मेरा गलत ही है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 2 का बी आंसर करेक्ट। क्लियर है? आई होप समझ में आ गया होगा। लेट्स स्टार्ट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ दीज यूरोपियन कंट्रीज लाइज टू द नॉर्थ ऑफ द टर्की, यानी टर्की के नॉर्थ में, दिस इज योर टर्की है, तो टर्की के नॉर्थ में यहां पर एक ब्लैक सी लगता है, ध्यान रखना ये ब्लैक सी है। तो यहां पर नॉर्थ में कौन कौन सी कंट्रीज लाई करती हैं? इज इट स्पेन, ग्रीस, जर्मनी, यूक्रेन, इटली। और आपको बताना है कौन कौन सी कंट्री लगती हैं। गिविंग यू 30 सेकेंड टू आंसर दिस क्वेश्चन। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। क्लियर? करिए। विच ऑफ दीज यूरोपियन नेशंस लाइज कंप्लीटली नॉर्थ टू द टर्की? स्पेन, ग्रीस, जर्मनी, यूक्रेन एंड इटली। One, 3, 4, 5, 3, 4, 2, 3, 4 and 1, 2, 5. Let's start. सबसे पहले स्पेन को देखो। अब स्पेन को अगर देखोगे दिस इज टर्की है, और टर्की के ऊपर है ब्लैक सी। और अब ब्लैक सी से आपको पता होगा इधर बुल्गारिया, रोमानिया लगता है, और ऊपर साइड यूक्रेन और रशिया है। उधर साइड है स्पेन पड़ता है बिल्कुल इधर साइड, यानी स्टेट ऑफ जिब्राल्टर, यानी बिल्कुल ही वेस्ट यूरोप की तरफ। तो ये तो बिल्कुल गलत है। और ग्रीस भी क्या है? ग्रीस भी इधर साइड पड़ता है नीचे की तरफ, एजियन एड्रियाटिक सी की तरफ। तो टर्की के बिल्कुल ईस्ट वेस्ट साइड में है आपका ग्रीस, तो ये भी गलत है। स्पेन भी गलत है। जर्मनी तो बेबी हो सकता है। यूक्रेन तो बिल्कुल करेक्ट है, यूक्रेन तो बिल्कुल करेक्ट है। स्पेन और अगर ग्रीस को मैं हटा दूं तो मेरे पास आंसर ही सीधा सीधा आ जाता है, दैट इज जर्मनी एंड यूक्रेन। और इटली भी आपको पता हो, इटली भी आपको पता है स्पेन के बराबर में इटली है, तो इटली भी क्या है? वेस्ट साइड ऑफ टर्की है। तो 2 कंट्रीज हैं बेस्ट, जर्मनी और यूक्रेन, जो कि नॉर्थ की तरफ लाई करती हैं टर्की के। तो राइट आंसर 3 and 4। सो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, 3 and 4। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है सी पूछा है और पार्ट ऑफ द ओशन, यानी ये जो वाटर बॉडी है, ये जो सी है, ये समुद्र है, ये किस महासागर, किस पार्ट ऑफ ओशन से लगता है। क्लियर है? किसका पार्ट है, किस ओशन का पार्ट है? सबसे पहला है कारा सी, फिर है येलो सी, बे ऑफ बिस्के एंड रेड सी, लाल सागर। ये किस किस ओशन से लगते हैं? मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है। करिए। कारा सी, येलो सी, बे ऑफ बिस्के एंड लाल सागर यानी कि रेड सी।
क्लियर है? मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है, गिविंग यू 30 सेकंड टू आंसर दिस क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन। रशिया की जब आपने रिवर्स पढ़ी हो, अगर आपको रशिया की रिवर्स पढ़ते हैं, लीना रिवर वगैरह पढ़ते हैं, तो बहुत सारी रिवर्स जब हम पढ़ते हैं तो उसमें पढ़ते हैं ऊपर जाते हुए सी को भी पढ़ते हैं कि सर लाप्तेव सी है वहां पर, बेरिंग सी है वहां पर, चुक्ची सी है सर वहां पर, और एक सी और है जो इसमें से दिया हुआ है, ठीक है? तो वहां से आपको बड़ा आसानी से क्वेश्चन पिक हो जाएगा, ठीक है? और रेड सी तो बहुत आसान है और येलो सी भी बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। बे ऑफ बिस्के में हालांकि आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, हालांकि ये भी बहुत इजी है, ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं। बे ऑफ बिस्के भी थोड़ा सा अगर आपने पढ़ा है वर्ल्ड मैपिंग। करिए आंसर जल्दी से, मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है। यू हैव 10 सेकेंड्स नाउ। चलिए लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले है कारासी। अब कारासी ऊपर आर्कटिक ओशन की तरफ है, आर्कटिक ओशन की तरफ, ये अगर आर्कटिक ओशन दिखाऊं तो यहां पर है हमारा रशिया, और रशिया के इधर साइड कारा सी है, लाप्तेव सी है, चुक्ची सी है और बेरिंग सी है, बहुत सारे सी अलग अलग पड़ते हैं। तो कारा सी इज रिलेटेड टू दी आर्कटिक ओशन जो बिल्कुल नॉर्थ साइड में है। येलो सी आपको पता ही है, येलो सी, येलो रिवर, हुआंगे रिवर जो है ये सब आपको पता है चाइना के अंदर है। तो ये आपका पड़ता है पैसिफिक ओशन की तरफ, यानी 1 का ए है, 1 का ए है, एक मिनट, सो 1 का ए एंड 2 का बी, 2 का बी है। बे ऑफ बिस्के इन अटलांटिक ओशन, ये यूरोप के पास है, फ्रांस के बिल्कुल साइड में है, स्पेन और पुर्तगाल, उसके पुर्तगाल के ऊपर की तरफ है बे ऑफ बिस्के, तो इट इज रिलेटेड टू द अटलांटिक ओशन, यानी थर्ड का सी है। जस्ट गिव मी अ सेकंड। 1 का बी, 1 का ए नहीं है, सॉरी 1 का बी है, बिल्कुल ठीक है, इनमें से 2 होगा। उसके बाद सेकंड का ए है, तो यानी ए ऑप्शन इज करेक्ट, ए ऑप्शन इज करेक्ट, एंड थर्ड का सी, this is your Atlantic Ocean and Red Sea is related to the Indian Ocean. So right answer of question number 4 is option number A. Clear है? चलिए let's move to the next question. Question number 5. Which of the following countries together called Iberia? और आसान में बना देता हूं, Iberia Peninsula. Iberia Peninsula पर बता दीजिए कौन कंट्री कंट्री सिचुएटेड है। आइबेरिया तो छोड़िए, आइबेरिया पेनिनसुला से अब याद आ गया होगा आपको। सो विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज सिचुएटेड ऑन द आइबेरिया पेनिनसुला? स्पेन, पोर्तुगाल है, नॉर्वे, स्वीडन, आइलैंड, डेनमार्क है, युगोस्लाविया, ग्रीस, रोमानिया, अल्बानिया है, लुथानिया, लातविया, एस्टोनिया है। ये वाली कंट्रीज तो मैंने आपको करंट अफेयर्स में कराई थी। तो कौन सी इनमें से कंट्रीज आइबेरिया कहलाती हैं या आइबेरिया पेनिनसुला पर सिचुएटेड हैं? क्वेश्चन नंबर 5, बिल्कुल आसान क्वेश्चन। उनगावा पेनिनसुला, युकाटन पेनिनसुला, कामाचाटका पेनिनसुला, आइबेरियन पेनिनसुला, बहुत सारे पेनिनसुला हम पढ़ते हैं, उन्हीं में से एक क्वेश्चन पूछा गया आइबेरियन पेनिनसुला के ऊपर है। कौन कौन सी कंट्रीज आइबेरिया के ऊपर सिचुएटेड हैं? सो लेट्स नॉट वेस्ट द टाइम, बड़ा आसान क्वेश्चन है, पता है तो ठीक है। सो आइबेरियन पेनिनसुला पे 2 कंट्री सिचुएटेड हैं, दैट इज स्पेन और पुर्तगाल। एटलस खोल के देखेंगे, स्पेन का जो फिजिकल मैप देखेंगे उसमें फिजिकल मैप में देखना जहां स्पेन और पुर्तगाल है वहां पर लिखा होगा आइबेरिया पेनिनसुला। तो ये दोनों कंट्रीज कहलाती हैं आइबेरियन कंट्रीज या आइबेरिया पेनिनसुला पर सिचुएटेड है। सो राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 इज ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? आई होप सही हो रहा होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, एड्रियाटिक सी, ये तो हमने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 6 इज रिपीटेड। सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 7। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ यूरोप? यूरोप की कौन सी लॉन्गेस्ट रिवर है? यूरोप की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर, इज इट रॉन रिवर, इज इट शैनन, इज इट टगुस और इट इज वोल्गा रिवर? विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ यूरोप? कौन सी रिवर लॉन्गेस्ट है इनमें से? Which of the following is the longest river in Europe? रॉन रिवर, शैनन रिवर, टगुस रिवर। एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, पता है तो पता है, नहीं पता तो नहीं पता। Let's do it. So right answer is option number D. वोल्गा इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ यूरोप। और ये कहां ड्रेन होती है, कमेंट करके बताइए भाई। वोल्गा रिवर किस वाटर बॉडी में जाकर ड्रेन होती है? एड्रियाटिक सी, एजियन सी, ब्लैक सी, कैस्पियन सी, अराल सी, कहां पर, किस
वाटर बॉडी के अंदर वोल्गा रिवर ड्रेन होती है? प्लीज कमेंट, सभी कमेंट करके बताएंगे भाई। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन बन गया यहां से, वोल्गा रिवर कहां ड्रेन आउट होती है? तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर था आपका डी, और एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया, प्लीज कमेंट करके बताइए कहां पर ड्रेन होती है। नाउ लेट्स मूव द क्वेश्चन नंबर 8। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज कौन सी कहलाती हैं, आपसे पूछा है। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, स्कैंडिनेविया किसको बोलते हैं? तो नॉर्डिक कंट्रीज, बाल्कन कंट्रीज, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, उसी का पार्ट है ये। सो विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ कंट्रीज टुगेदर कॉल्ड स्कैंडिनेविया कंट्रीज? स्पेन, पुर्तगाल, नॉर्वे, स्वीडन, आयरलैंड, डेनमार्क, यूगोस्लाविया, ग्रीस, रोमानिया, अल्बानिया, लुथानिया, लातविया, एस्टोनिया। कौन सी कंट्रीज स्कैंडिनेविया कंट्रीज कहलाती हैं? वेयर इज ही क्वेश्चन? फिर से एक और आसान क्वेश्चन है सर, सारे क्वेश्चन आसान बता रहे हो आप। बेटा आसान ही है ये डिफिकल्ट क्वेश्चन ना गिने बिल्कुल भी, डिफिकल्ट तो आएंगे भी आगे। ये तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है मैपिंग के ऊपर, बस रिवीजन चल रहा है, ये तो मान लीजिए आपका मैपिंग का। क्वेश्चन नंबर 8, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, नॉर्वे, स्वीडन, आयरलैंड, डेनमार्क। इट इज द राइट आंसर। तो इनको बोलते हैं स्कैंडिनेविया कंट्रीज, नॉर्वे, स्वीडन, आयरलैंड एंड डेनमार्क। क्लियर है? लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 9, वेरी इजी क्वेश्चन। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 9, माउंटेन्स, रेंजेस पूछा है, और पूछा है कौन सा किसके साथ सही मैच करता है। क्या पामिर माउंटेन्स, पामिर नोट सेंट्रल एशिया से रिलेटेड है? अल्ताई माउंटेन्स मंगोलिया, रशिया से रिलेटेड है? ज़ैगरोस माउंटेन्स ईरान और इराक से रिलेटेड है? और हिंदू कुश माउंटेन अफगानिस्तान और पाकिस्तान से रिलेटेड है? और ये पूछा है कितने पेयर्स इसमें से करेक्टली मैच्ड हैं। क्लियर है? बताइए कौन कौन से मैच्ड हैं। इधर माउंटेन्स हैं, इधर कंट्रीज, रीजन्स हैं रिलेटेड टू दी। क्लियर है? बताइए। बड़ा आसान क्वेश्चन। पामिर नोट, अल्ताई माउंटेन्स, ज़ैगरोस, एल्ब्रूज आपको याद होगा, अल्ताई माउंटेन्स याद होगा, हिंदू कुश, सुलेमान, किरथार रेंज, जो वहीं के आसपास की रेंज है। तो अब आपको मेरे ख्याल से आसानी से हो जाना चाहिए क्वेश्चन, काफी ज्यादा हिंट दे दिया मैंने आपको इसमें। अल्ताई माउंटेन्स तो आपको याद होगा, वहीं पर ही टकला मकान डेजर्ट के आसपास की बात हो रही है, गोबी डेजर्ट की बात हो रही है। सर ये तो आपने बता ही दिया। ज़ैगरोस माउंटेन्स, एल्ब्रूज माउंटेन्स, दमावंद माउंटेन, दस्ते काविर, दस्ते लुत, वहां का रीजन है। हिंदू कुश, सुलेमान रेंज, किरथार रेंज, हिंदू कुश माउंटेन्स, ये उस रीजन की बात हो रही है। तो गिविंग यू 15 सेकंड मोर टू आंसर दिस क्वेश्चन। बड़ा आसान क्वेश्चन बन गया है, होप सभी का सही जाना चाहिए अभी 100%। राइट आंसर इज ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी। बिल्कुल चारों ही सही हैं। पामिर सेंट्रल एशिया ऊपर की तरफ रिलेटेड है, पामिर नोट की तरफ रिलेटेड है। अल्ताई माउंटेन्स मंगोलिया रशिया के बॉर्डर पर हैं बिल्कुल। और उसके बाद ज़ैगरोस माउंटेन्स है, ईरान और इराक के रीजन में है। और हिंदू कुश माउंटेन अफगानिस्तान पाकिस्तान के आसपास के रीजन में। तो ये जनरल पूछ रहा है, वैसे स्पेसिफिक तो थोड़ा गलत हो जाएगा ये। ऑल 4 चारों ही आंसर्स बिल्कुल ठीक। क्लियर है? चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, 10 क्वेश्चंस। व्हाट इज द प्राइमरी रीजन, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, और ये पूछ रहा है व्हाट इज द प्राइमरी रीजन व्हाई द ईस्टर्न मार्जिन्स ऑफ द कॉन्टिनेंट इन द ट्रॉपिक्स डू नॉट डेवलप डेजर्ट्स अनलाइक द वेस्टर्न मार्जिन्स। यानी ये कह रहा है कि जो मेरा ये ट्रॉपिकल रीजन है, ये जो रीजन है ट्रॉपिकल रीजन, इसके अंदर कोई अगर कॉन्टिनेंट है तो कॉन्टिनेंट के ईस्टर्न मार्जिन पर तो डेजर्ट नहीं बनते हैं, लेकिन वेस्टर्न मार्जिन पर डेजर्ट्स बन जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? और रीजंस दिए गए हैं। ईस्टर्न मार्जिन्स रिसीव वार्म ओशन करंट्स दैट इंक्रीजेस मॉइस्चर अवेलेबिलिटी, हो सकता है। ऑप्शन बी कह रहा है ईस्टर्न मार्जिन्स आर द हायर ऑल्टीट्यूड्स कोजिंग ओरोग्राफिक रेनफॉल, कि ईस्टर्न मार्जिन्स पर जो है वो बहुत ज्यादा माउंटेन्स हैं तो ओरोग्राफिक रेनफॉल हो जाती है। ईस्टर्न मार्जिन्स आर क्लोजर टू द पोल्स एंड रिसीव मोर प्रेसिपिटेशन, पोल्स के पास होने की वजह से ईस्टर्न मार्जिन पर ज्यादा बारिश होती है। और ईस्टर्न मार्जिन्स हैव मोर वोल्केनिक एक्टिविटी रिलीजिंग वाटर वेपर, यानी बहुत ज्यादा वोल्केनोज ईस्टर्न मार्जिन पर सिचुएटेड है, जिससे कि वाटर वेपर्स गैसेज निकलती हैं उससे, और उससे बहुत ज्यादा प्रेसिपिटेशन होती है।
तो इनमें से बताना है कोई एक ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या होगा? ईस्टर्न मार्जिन पर क्यों डेजर्ट नहीं बनते, वेस्टर्न मार्जिन पर क्यों डेजर्ट बनते हैं? यू हैव 15 सेकंड टू आंसर दिस क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 करिए जल्दी। क्वेश्चन नंबर 10 चले भाई। सो राइट आंसर इज आई होप, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था ये। सो राइट आंसर इज क्वेश्चन नंबर ए बिल्कुल सही है, क्योंकि आपको पता है और डेजर्ट्स बनने की सिर्फ एक कारण नहीं है, यहां तो सिर्फ एक कॉज दिया हुआ है कि सर ओशन करंट। बिल्कुल ठीक बात है कि आप ये अगर मैं बताऊं अफ्रीका है ये, तो अफ्रीका के इस वाले रीजन में बहुत सारे माउंटेन्स मिलते हैं। फॉर एग्जांपल यहीं पर आपको नामीब डेजर्ट मिलता है, यहां पर आपको कालाहारी डेजर्ट मिलता है, जबकि ईस्टर्न मार्जिन पर इतने डेजर्ट नहीं मिलते। क्यों? क्योंकि एक रीजन ये भी है कि यहां पर ओशन करंट्स मिलते हैं, कोल्ड ओशन करंट्स, और ईस्टर्न मार्जिन पर वार्म ओशन करंट्स मिलते हैं, जिससे कि मॉइस्चर बहुत ज्यादा अवेलेबल हो जाता है। और दूसरी बात, यहां पर ईस्टर्ली हवाएं भी चलती हैं जो इस मॉइस्चर को यहां तक ईस्टर्न मार्जिन तक लेकर बारिश कर देती हैं, जबकि वेस्टर्न मार्जिन पर ऐसी बारिश नहीं हो पाती क्योंकि यहां पर ईस्टर्ली चल रही है, प्लस यहां पर कोल्ड ओशन करंट्स है, प्लस यहां पर हाई प्रेशर जोन भी कहीं कहीं बन जाता है 30 डिग्री के आसपास का, जिसकी वजह से यहां बारिश कम हो पाती है, ज्यादा होती है ईस्टर्न मार्जिन पर और वेस्टर्न मार्जिन पर कम होती है, इसलिए डेजर्ट्स आपको मिल जाते हैं वेस्टर्न मार्जिन के ऊपर। सो राइट आंसर माई ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, और ये कह रहा है द सोइल इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, द सोइल इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज रिच इन न्यूट्रिएंट्स। स्टेटमेंट 2 ये कह रहा है द हाई टेम्परेचर एंड मॉइस्चर ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कोज डेड ऑर्गेनिक मैटर इन द सोइल टू डिकम्पोज क्विकली। और ये पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट इसमें से ठीक है, यानी स्टेटमेंट 1 एंड 2 करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, या स्टेटमेंट 1 एंड 2 दोनों सही है लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, और स्टेटमेंट वही सही है, 2 गलत है और 1 गलत है और 2 सही है। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल ठीक है आपके हिसाब से। क्लियर है? बताइए जल्दी से। सोइल के बारे में पूछा है, एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में पूछा है, क्विकली आंसर करेंगे। यू हैव 30 सेकंड टू आंसर दिस क्वेश्चन, करिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। सो देखिए ये बात है सोइल इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज रिच इन न्यूट्रिएंट्स, ये तो गलत हो गया पहली बात तो। सर इतनी बारिश होती है, इतनी वर्षा होती है कि जितना भी ह्यूमस है, जितना भी न्यूट्रिएंट्स है, सब वॉश आउट हो जाते हैं, सब मार्शी लैंड बन जाती है, दलदल बन जाती है, बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स आपको मिलते ही नहीं है, तो दे आर नॉट रिच इन न्यूट्रिएंट्स। पहली बात तो ये हो गई। बाकी बात जो दूसरी है वो ठीक है कि हाई टेम्परेचर मॉइस्चर होने की वजह से जो डेड ऑर्गेनिक मैटर है वो बहुत जल्दी ही इसमें डिकम्पोज हो जाता है, ये बात बिल्कुल ठीक है। बट बहुत ज्यादा रिच न्यूट्रिएंट सोइल इसकी नहीं रह पाती क्योंकि बारिश भी बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से पानी की वजह से सारा का सारा वॉश आउट हो जाता है। सो ऑप्शन जो स्टेटमेंट 1 है वो इनकरेक्ट है और 2 एकदम सही है। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। क्लियर है? आई होप समझ में आ गया होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कोरल रीफ्स। कोरल रीफ्स के बारे में क्वेश्चन है। तो ये कह रहा है कोरल्स आर बिलोंगिंग टू द फाइलम स्नेडेरिया। कोरल कॉलोनीज आर फॉर्म्ड बाय न्यूमरस लिविंग organisms called polyps. These relationship between corals and zooxanthellae जो कि एक एल्गी है is described as mutualistic, यानी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, एक दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं। कोरल रीफ्स इन इंडिया आर रेस्ट्रिक्टिव एक्सक्लूसिवली लक्षद्वीप एंड अंडमान निकोबार, यानी ये कह रहा है इंडिया के अंदर जो कोरल्स हैं वो या तो लक्षद्वीप में है और या अंडमान के अंदर हैं, इसके अलावा कहीं पर भी कोरल्स प्रेजेंट नहीं। क्लियर है? तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, प्लीज करिए जल्दी से। कोरल से रिलेटेड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन है। चलिए
क्विकली करेंगे कोरल से रिलेटेड, गिविंग यू 15 सेकेंड टू आंसर दिस क्वेश्चन। Let's start. So corals are animals belonging to the phylum Cynandria. बिल्कुल ठीक बात है, ये एकदम सही है। Coral colonies are formed by numerous living organisms called polyps. छोटे छोटे polyps होते हैं जिनको corals बोलते हैं, बड़ी कॉलोनी बना लेते हैं उसको coral reef बोल देते हैं, ये भी ठीक है। The relationship between corals and zooxanthellae is called described as the mutualistic. बिल्कुल इसी को ही symbiotic relationship बोलते हैं। क्या बोलते हैं? Symbiotic relationship। तो थर्ड स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है। Corals in India are restricted exclusively to Lakshadweep and अंडमान निकोबार, ये स्टेटमेंट गलत है। गल्फ ऑफ कच्छ में भी मिलते हैं, खंबात में भी मिलते हैं, मुंबई में भी मिलते हैं, बहुत सारे रीजन्स में, गल्फ ऑफ मन्नार में मिलते हैं, बहुत सारे ऐसे रीजन्स हैं जहां पर हमको कोरल्स मिलते हैं। तो स्टेटमेंट 4 इज करेक्ट। तो अगर 4 गलत है और 1 2 3 सही है, तो राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 12 इज 1 2 3, यानी कि बी इज माय करेक्ट आंसर। क्लियर है? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। टाइम वेस्ट ना करते हुए जल्दी से क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और क्वेश्चन है बाबल मंदेब। बड़ा आसान क्वेश्चन है, मैं ज्यादा समय नहीं दूंगा इस क्वेश्चन के लिए। ये पूछ रहा है क्या ये कनेक्ट करता है रेड सी को गल्फ ऑफ एडन से? इट लाइज बिटवीन यमन एंड हॉर्न ऑफ अफ्रीका। पेरिम आइलैंड जो इसके अंदर है डिवाइड स्टेट इनटू ईस्टर्न एंड वेस्टर्न चैनल्स। इट डायरेक्टली कनेक्ट्स मेडिटेरियन सी विद द अरेबियन सी, यानी अरेबियन सी को और मेडिटेरियन सी को डायरेक्ट कनेक्ट करता है, यानी कि रेड सी की बात कर रहा है अरेबियन सी, मतलब रेड सी से डायरेक्ट कनेक्ट करता है किसको? मेडिटेरेनियन सी को। और जल्दी से करेंगे, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, ज्यादा समय नहीं लगाना है, एक ऑप्शन एलिमिनेट करो, आंसर पाओ। क्लियर है? चलिए, बाब अल मंदेब, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, बाब अल मंदेब, मलक्का स्ट्रेट, ये बड़े स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, ये बड़े इंपॉर्टेंट स्ट्रेट हैं इस बार के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। प्लीज इनको बार बार करें, रिवाइज करें, इनको ध्यान से इनकी ज्योग्राफी को पढ़कर जाएं एग्जाम से पहले। बाब अल मंदेब स्ट्रेट, क्योंकि एक क्वेश्चन भी आया और वो नहीं हुआ तो बड़ा दुख देगा कि शायद मैं पढ़ लेता तो सर 2 नंबर आ जाते मेरे। तो उस पछतावे से बचें और प्लीज फोकस करके पढ़ें। क्लियर है? चलिए तो करें इसको। चलिए, इट कनेक्ट द रेड सी विद गल्फ ऑफ एडन, बिल्कुल ठीक बात है। इट लाइज बिटवीन यमन एंड हॉर्न ऑफ अफ्रीका, बिल्कुल ठीक बात है। नीचे हॉर्न ऑफ अफ्रीका आपको याद हो, सीड, सोमालिया, इथियोपिया, एरिट्रिया एंड जिबूटी, तो पूरा का पूरा बाबल मंदेब के आसपास का क्षेत्र है। पेरिम आइलैंड डिवाइड्स इनटू स्टेट इनटू ईस्टर्न वेस्टर्न मार्जिन, ये भी बात बिल्कुल ठीक है। और इट डायरेक्टली कनेक्ट्स मेडिटेरेनियन सी विद अरेबियन यानी रेड सी, ये गलत है, उससे पहले सुएज कैनाल आती है, बहुत सारे रीजंस हैं। तो 4 अगर मेरा गलत है, 1 2 3 है, सो राइट आंसर इज 1 2 एंड 3। सो क्वेश्चन नंबर 13 का इज माय बी इज माय करेक्ट आंसर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट मूव टू क्वेश्चन नंबर 14, अगेन बाबल मंदेब स्टेट के ऊपर है, और ये कह रहा है कि इट कनेक्ट्स पैसिफिक ओशियन डायरेक्टली विद मेडिटेरेनियन ओशियन। इट कनेक्ट्स इंडियन ओशियन टू द सुएज कैनाल एंड मेडिटेरेनियन सी, making Bab al Mandeb a critical maritime checkpoint. It is primarily a freshwater transformation or it is inland waterway connecting Persian Gulf and Mediterranean Sea, यानी जमीन के बीच का रास्ता है जो आपको पर्शियन गल्फ को और मेडिटेरेनियन सी को कनेक्ट कर रहा है, या एक फ्रेश वाटर ट्रांसपोर्टेशन है अफ्रीका अरेबिया के बीच में। तो आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 सॉरी, बाब अल मंदेब किसको कनेक्ट कर रहा है? बाबल मंदेब की फिजियोग्राफी के ऊपर क्वेश्चन है, करे जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 14, बाब अल मंदेब स्ट्रेट, बाब अल मंदेब स्ट्रेट। राइट आंसर इज, देखिए ये कह रहा है इट कनेक्ट्स पैसिफिक ओशन डायरेक्टली टू द मेडिटेरेनियन ओशन, गलत बात है। इट कनेक्ट्स इंडियन ओशन टू द सुएज कैनाल, बिल्कुल ठीक बात है। टू द मेडिटेरेनियन सी एंड मेकिंग द बाबल मंदेब क्रिटिकल मैरीटाइम ऑपरेशन, सो राइट आंसर इज माय क्वेश्चन नंबर 14 का बी। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या है? सर क्वेश्चन नंबर 14 का बी आंसर है। तो ध्यान रखेंगे, फ्रेश वाटर ट्रांसपोर्टेशन है, बिल्कुल नहीं है सर, बहुत खारा पानी है। इनलैंड वाटरवे है, बिल्कुल नहीं है। तो पानी स्ट्रेट है, तो स्ट्रेट तो मतलब जल संधि यानी पानी का रास्ता होगा। इनलैंड वाटरवे का क्या मतलब है? नेक्स्ट, with reference to Wakhari या White Island, consider the following statement. It is located in New Zealand Bay of Plenty, पता नहीं. It is situated in southern island of New Zealand, or it is part of Pacific Ring of Fire, and its volcanic formation is associated with subduction of Pacific plate.
यानी पैसिफिक प्लेट के सबडक्शन के बाद इसका जन्म हुआ। और इट इज नोन फॉर सल्फर गैस एंड स्टीम वेंट्स, यानी स्टीम वेंट और सल्फर वगैरह बहुत ज्यादा निकलती है यहां से, तो उसके लिए जाना जाती है। वखारी आइलैंड के बारे में आपको बताना है करेक्ट आंसर। क्लियर है? चलिए करिए जल्दी से। वखारी करंट अफेयर का क्वेश्चन है, करंट अफेयर में कराया था मैंने आपको। वखारी आइलैंड या व्हाइट आइलैंड, एक ऐसी बिग आइलैंड कराया था हवाइन के अंदर मैंने। राइट आंसर आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 15 का। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट? क्या ये न्यूजीलैंड के ब्ले ऑफ पेंटी में है? क्या न्यूजीलैंड के साउथ आइलैंड नदर आइलैंड में है? क्या ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का पार्ट है? क्या ये फॉर्मेशन जो है वो सबडक्शन ऑफ पैसिफिक ओशन की वजह से हुई है, या ये एक सल्फर गैसेस और स्टीम वेंट्स के लिए जाना जाता है? सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 1 3 4 5। 1 3 4 5 बिल्कुल ठीक बात है। न्यूजीलैंड के बे ऑफ प्लेंटी के अंदर है ये व्हाइट आइलैंड, जहां वखारी आइलैंड है, लेकिन ये सदर्न आइलैंड पर नहीं है। इट इज सिचुएटेड एज द नदर्न आइलैंड। ठीक है, नदर्न आइलैंड पर है। इट इज पार्ट ऑफ पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, बिल्कुल ठीक बात है। और इट इज वोल्केनिक फॉर्मेशन एसोसिएटेड विद सबडक्शन ऑफ, बिल्कुल सही बात है कि सर पैसिफिक प्लेट सबडक्ट कर रही है, इस वजह से इसका फॉर्मेशन हुआ। और इट इज नोन फॉर सल्फर गैस एंड स्टीम वेंट्स, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो राइट आंसर होगा मेरा ऑप्शन नंबर सी 1 3 4 5। क्या है सर? 1 3 4 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, जी फिजिकल ज्योग्राफी के क्वेश्चंस आ गए हैं। करिए जल्दी से। ड्यू, फॉग और मिस्ट के बारे में क्वेश्चन पूछा है। ड्यू, फॉग और मिस्ट। ड्यू, फॉग और मिस्ट, इट इज अ मॉइस्चर दैट कंडेंस ग्राउंड लेवल, क्लाउड फॉर्मिंग वेरी क्लोज टू और एट सरफेस लेवल। और मिस्ट इट इज ऑब्जर्व एज आइस क्रिस्टल्स मोस्टली ऑन ग्रासेस। और ये बोल रहा है कितने पेयर इसमें करेक्टली मैच्ड हैं, आपको आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 16 ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी है। नन, कोई सा भी इसमें सही नहीं है। क्लियर है? बताइए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, ड्यू, फॉग और मिस्ट। ड्यू, फॉग और मिस्ट क्लाइमेटोलॉजी का क्वेश्चन है। चलें तो देखिए बिल्कुल भाई, ड्यू का मतलब क्या है? इट इज अ मॉइस्चर दैट कंडेंसेस एट द ग्राउंड लेवल। बिल्कुल ठीक है, यानी ड्यू जब क्या होती है, जब बहुत ज्यादा थोड़ी सी सरफेस ठंडी हो जाती है तो वो एज अ हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई बिहेव करती है, जो आसपास का मॉइस्चर है उसके ऊपर आकर कंडेंस हो जाता है। हम कर रहे हैं सर ओस पड़ गई, तो वेन तो बिल्कुल ठीक है। फॉग, फॉग का मतलब है कि कंडेंसेशन तो हुआ लेकिन सरफेस पर ना होगा, सरफेस से थोड़ा ऊपर हुआ, बिल्कुल ग्राउंड के आसपास हुआ, हवा में हो गया, यानी टेम्परेचर बहुत ज्यादा ड्रॉप कर गया। क्लियर है? तो ये भी बिल्कुल ठीक है। फॉग यानी क्लाउड फॉर्मिंग वेरी क्लोज टू और एट अ ग्राउंड लेवल। एंड थर्ड इज मिस्ट, इट इज ऑब्जर्व्ड एज आइस क्रिस्टल्स मोस्टली ऑन दी ग्रास। मिस्ट यानी धुंध, धुंध, हेज, मिस्ट, फॉग, ये उसका है। तो ये कह रहा है इट इज ऑब्जर्व्ड एज आइस क्रिस्टल्स मोस्टली ऑन ग्रास। तो इनमें से बताइए मिस्ट, तो मिस्ट ये गलत है, ये फ्रोस्ट की डेफिनेशन दी हुई है। मिस्ट तो एक टाइप का फॉग ही है जो क्लाउड फॉर्मेशन या कंडेंसेशन हो रहा है एयर के अंदर। क्लियर है? तो ये गलत है, मिस्ट इट इज नॉट, इट इज एक्चुअली द फ्रोस्ट है। तो दो ही पेयर्स बिल्कुल करेक्टली मैच है, तो बी ऑप्शन इज माय करेक्ट। सो क्वेश्चन नंबर 16 का क्या है? 16 का बी आंसर है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। Clouds usually appear white due to scattering of sunlight by the water droplets. क्या ये ठीक है? Lightning is formed in the clouds when positively and negatively charged pairs are separated, forming a electric field. यानी ये बोल रहा है क्लाउड्स और बारिश के बारे में क्वेश्चन है कि लाइटनिंग क्यों होती है, उसके बारे में क्वेश्चन है कि क्लाउड्स पहली बात तो व्हाइट इसलिए अपीयर होते हैं कि स्कैटरिंग ऑफ सनलाइट होती है वाटर ड्रॉपलेट्स की वजह से, उसकी लाइटनिंग इसलिए होती है कि जो चार्ज है वो सेपरेट हो जाते हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज, जिससे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है। उसके बाद अ साउंड ऑफ थंडर इसलिए आती है, जो थंडर की आवाज आती है, इट इज अ सोनिक शॉक वेव प्रोड्यूस्ड व्हेन एयर इज हीटेड बाय द लाइटनिंग एक्सपेंड क्विकली। तो ये कह रहा है जब लाइटनिंग होती है उसकी वजह से जो एयर है वो गर्म हो जाती है, क्योंकि जो चार्ज पार्टिकल्स हैं जो सेपरेट हो गए हैं वो चार्ज ट्रांसफर होता है अर्थ की तरफ
उसकी वजह से जो एयर है वो हीटअप हो जाती है और उसकी वजह से एयर एक्सपेंड करती है और डिस्प्लेस होती है। उसकी वजह से बहुत जबरदस्त एक सोनिक शॉक वेव आती है, जिसको हम जैसे कि सोनिक बूम है, जब जेट एकदम से बहुत मैक यानी साउंड की स्पीड से ज्यादा से निकलता है तो सोनिक बूम आता है, तो वही है, यानी कि एक सोनिक शॉक वेव है जिसकी वजह से एक थंडर सुनाई पड़ता है हमें। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन इज आर करेक्ट, तो आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो यू हैव 15 सेकंड टू आंसर दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। बड़ा आसान क्वेश्चन है ये, करिए भाई जल्दी। क्वेश्चन नंबर 17। करें, देखिए। सो राइट आंसर इज, so right answer of question number 17 is option number D, 1, 2 and 3. So clouds usually appear white due to scattering of sunlight by water droplets. Lightning is formed in the clouds when positively and negatively charged particles are separated electric field. ये भी बिल्कुल ठीक है, इसलिए आपको लाइटनिंग वगैरह होती है और उस लाइटनिंग का फिर जब चार्ज ऑफ ट्रांसफर होता है जमीन की तरफ, उससे फिर थंडर क्रिएट होता है। तो यानी द साउंड ऑफ थंडर इज सोनिक शॉक वेव प्रोड्यूस्ड व्हेन एयर हीटेड बाय लाइटनिंग एक्सपेंड रैपिडली। यानी जैसे ही चार्ज सेपरेट हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड बचा, अब वो इलेक्ट्रिक जो चार्ज है वो ट्रांसफर होता है अर्थ की तरफ, उसकी वजह से जो एयर है वो हीटअप होती है, एक्सपेंड होती है, डिस्प्लेस होती है, उसकी वजह से हमें सोनिक जो शॉक वेव है वो सुनाई पड़ती है। तो तीनों ही ऑप्शंस आर करेक्ट है। राइट आंसर इज 1, 2, 3। क्लियर? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। A pressure system with high pressure conditions at the center with a clockwise wind direction is mostly likely to be in। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, जल्दी से करिए, गिविंग यू वेरी लेस टाइम टू आंसर दिस क्वेश्चन। और बहुत ध्यान से पढ़ना, ये मूवमेंट का क्वेश्चन है, जो हवाएं हैं वो कैसे मूव करती हैं उसका क्वेश्चन है। प्लीज करिए जल्दी से, वेरी इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18। A pressure system with high pressure conditions at the center with a clockwise wind direction is almost likely to be an, या साइक्लोन है नदर्न हेमिस्फेयर में, एंटी साइक्लोन है नदर्न हेमिस्फेयर में, साइक्लोन सदन में है, या एंटी साइक्लोन सदर्न हेमिस्फेयर के अंदर है, बताइए जल्दी से। बड़ा आसान क्वेश्चन है। हाई प्रेशर कंडीशन, हाई प्रेशर कंडीशंस बन रही हैं ये। चलिए लेट्स स्टार्ट। तो देखो भाई, आपको पता है कैसा है, पहली बात तो ये हाई प्रेशर है। कैसा है? हाई प्रेशर है। अब दो चीजें हैं, एक तो लो प्रेशर बनता है और एक हाई प्रेशर बनता है। लो प्रेशर बनता है सरफेस के ऊपर, पानी की सरफेस पर लो प्रेशर बना, और लो प्रेशर में हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जब आती हैं, तो क्योंकि कोरियोलिस फोर्स नदर्न हेमिस्फीयर में राइट को डिफ्लेक्ट करती है, और राइट के डिफ्लेक्शन से ये जो हवा आ रही है ये कुछ ऐसे टर्न हो जाती है, ऐसे टर्न हो जाती है, ऐसे टर्न हो जाती है, जिसकी वजह से जो लो प्रेशर सिस्टम है वो एंटी क्लॉकवाइज घूमने लगता है। और जो उसके बाद ये हवाएं जो लो प्रेशर की हैं ये उठ के कहां जाती हैं? ये जाती हैं ऊपर अपर ट्रोपोस्फेयर में, और ये हवाएं ऊपर जाकर बनाती हैं हाई प्रेशर, और हाई प्रेशर से हवाएं कन्वर्ज नहीं डाइवर्ज होती हैं, यानी हाई प्रेशर से हवाएं दूर जाती हैं। और जब ये हवा दूर जाएगी, क्योंकि नदर्न हेमिस्फीयर है और नदर्न हेमिस्फीयर में ये एयर कोरियोलिस फोर्स इसको राइट को डिफ्लेक्ट कर देती है, और जब राइट को डिफ्लेक्ट हो जाएगी तो यहां अब ये घूमेगा क्लॉकवाइज। क्या घूमेगा? क्लॉकवाइज। तो हाई प्रेशर सिस्टम क्लॉकवाइज कहां घूम रहा है? नदर्न हेमिस्फीयर में। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, यानी एंटी साइक्लोन इन दी नदर्न हेमिस्फीयर। और इसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाता है? इसका जस्ट अपोजिट हो जाता है सदर्न हेमिस्फीयर में। सदर्न हेमिस्फीयर में साइक्लोन क्लॉकवाइज घूमते हैं और एंटी क्लॉकवाइज एंटी साइक्लोन एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। क्लियर है? आई होप बिल्कुल समझ में आ गया होगा। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 19 एल्बिडो का क्वेश्चन है। एल्बिडो
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द एल्बिडो. एल्बिडो इज द प्रोपोर्शन ऑफ सनलाइट दैट इज रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द स्पेस. यानी एल्बिडो क्या है, वो पोर्शन है लाइट का, सनलाइट का, जो आ रहा है और सरफेस उसको रिफ्लेक्ट बैक करके वापस जो भेज रही है, दैट अमाउंट ऑफ सनलाइट इज एल्बिडो. क्लियर है. तो डिक्रीज्ड एल्बिडो लीड्स टू द ग्रेटर मेल्टिंग ऑफ आइस. यानी अगर एल्बिडो कम है, इसका मतलब यह है स्नो ज्यादा मेल्ट होगी. पता नहीं सर क्यों है इस बात, हमें तो पता नहीं है. वेट सॉइल यानी जो गीली सॉइल है वो टेंड टू हैव हायर एल्बिडो देन द ड्राई सॉइल. यानी वेट सॉइल जो गीली मिट्टी है वो ज्यादा सनलाइट को रिफ्लेक्ट बैक करेगी ड्राई सॉइल के मुकाबले. और आपको बताना है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ठीक है. एक ठीक है, दो ठीक है या तीनों ही ठीक है. कौन सा सही है ये नहीं पूछ रहा आपसे, कितने सही है आप बताइए. और बड़ा आसान क्वेश्चन है एल्बिडो का, प्लीज करिए जल्दी से. क्वेश्चन नंबर 19 क्विकली करेंगे. क्वेश्चन नंबर 19 को जल्दी से. क्वेश्चन नंबर 19. चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को. बड़ा आसान क्वेश्चन था. सो एल्बिडो इज द proportion of sunlight that reflected back into the space. ये बिल्कुल ठीक है. तो ये यही है एल्बिडो की बिल्कुल एग्जैक्ट डेफिनेशन. ये मान लिया डेफिनेशन लिखी हुई है एल्बिडो की. और दूसरा बात कह रहा है द डिक्रीज्ड एल्बिडो लीड्स टू ग्रेटर मेल्टिंग ऑफ आइस. सर बात बिल्कुल ठीक है. यानी एल्बिडो कम यानी रिफ्लेक्शन कम. रिफ्लेक्शन कम तो सर एब्जॉर्प्शन ज्यादा. और एब्जॉर्प्शन अगर ज्यादा हो रहा है इसका मतलब सरफेस आइस सरफेस हीट को एब्जॉर्ब कर रही है. और अगर हीट एब्जॉर्ब होगी तो सरफेस गर्म होगी. और सरफेस गर्म होगी तो सर आइस तो मेल्ट होनी ही है. तो इसका मतलब सर ऑप्शन 2 भी मेरा बिल्कुल ठीक है. Am I clear? Now comes to the option number 3. ये कह रहा है the wet soils tend to have higher albedo than dry soil. ये बिल्कुल गलत बात है. ड्राई सोइल जो है वो ज्यादा रिफ्लेक्शन करती है वेट सोइल के मुकाबले. यानी 80% ऑफ द लाइट जो लाइट्स है वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है इन द ड्राई सोइल. ये बिल्कुल गलत है. तो only two pairs are correctly matched. Only two statements are correct. तो क्वेश्चन नंबर 19 का बी ऑप्शन इज करेक्ट. क्लियर है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 20. ऑल्दो द वर्टिकल प्रेशर, बड़ा ब्यूटीफुल क्वेश्चन है. देखो, ऑल्दो द वर्टिकल प्रेशर ग्रेडियंट force is much larger than that of horizontal pressure gradient in the atmosphere, people do not experience strong upward winds because. ये कह रहा है कि सर दो तरीके के प्रेशर ग्रेडियंट होते हैं. सर एक तो होता है सरफेस के ऊपर कि ये सरफेस है, एक प्लेस ये है. यानी कि मैं मान के चलूं ये 0 डिग्री है और ये 30 डिग्री है. तो ये हॉरिजॉन्टल, यहां पर लो प्रेशर है और यहां पर हाई प्रेशर है. तो दिस इज अ हॉरिजॉन्टल प्रेशर ग्रेडियंट. और एक होता है ये हवा ऊपर जाती है, यानी कि ये लो प्रेशर है और ये हाई प्रेशर है. तो ये बोल रहा है कि ये जो वर्टिकल प्रेशर ग्रेडियंट होता है ये मच लार्जर होता है हॉरिजॉन्टल के. यानी ये वाला प्रेशर ग्रेडियंट ज्यादा है, तो ज्यादा है तो हवा भी ज्यादा चलनी चाहिए. लेकिन ये कह रहा है पीपल ऑल्दो बट पीपल डू नॉट एक्सपीरियंस स्ट्रॉन्ग अपवर्ड विंड्स बिकॉज. ये आपको बताना है क्यों हमको ज्यादा अपवर्ड विंड फील नहीं होती है. ये बताइए. बिकॉज it is balanced by the vertical pressure gradient of the planetary winds. It is balanced by trade winds which are perpendicular to the pressure gradient force. It is negated by the centrifugal force of the earth, or it is balanced by the nearly equal but opposite gravitational force. यानी जो एकदम इक्वल या जो बैलेंस है, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ पुश कर रही है और वर्टिकल विंड जो है ऊपर की तरफ है, तो इन दोनों ने बैलेंस किया हुआ है. या जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो दो फोर्स लगती है सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल, उसकी वजह से बैलेंस है. या ट्रेड विंड जो परमानेंटरी विंड्स है उन्होंने बैलेंस किया हुआ है. तो बताइए, बड़ा ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20. किसकी वजह से? एक चीज और पता चल गई कि आपको कि जो वर्टिकल प्रेशर ग्रेडियंट है वो ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू हॉरिजॉन्टल प्रेशर ग्रेडियंट. क्लियर है? क्विकली बताइए जल्दी से.
क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बेटा सेंट्रीफ्यूगल तो वैसे ही बाहर की तरफ लगती है, तो मतलब रिपीटल की बात होती तो करते भी, लेकिन इट इज बैलेंस्ड बाय नियरली इक्वल बट अपोजिट ग्रेविटेशन फोर्स। यही एक कॉमन सा कॉमन सेंस दिखाई दे रही है। अदरवाइज ये जो प्लैनेटरी विंड्स है, हॉरिजॉन्टल बह रही है, इससे परमानेंट उसका वर्टिकल विंड्स का कोई लेना देना नहीं है। फिर वही बात आ रही है कि जो इट इज बैलेंस्ड बाय द ट्रेड विंड्स, ट्रेड विंड्स भी वही है, प्लैनेटरी विंड्स ही है, अलग नाम बदल दिया है, बात तो वही है, ट्रेड विंड्स हो या प्लैनेटरी विंड्स हो, उनसे बैलेंस हो रहा है, दोनों से कोई मतलब नहीं है। एक हॉरिजॉन्टल चल रही है, एक वर्टिकल चल रही है, इन दोनों से कोई मतलब नहीं है। और ये कह रहा है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, बेटा सेंट्रीफ्यूगल तो वैसे ही बिल्कुल अपोजिट है, उसका तो कोई मतलब नहीं, और बढ़ा ही देगी उसको तो और ज्यादा, ठीक है। और इट इज बैलेंस बाय नियरली इक्वल बट अपोजिट ग्रेविटेशन फोर्स। सो राइट आंसर इज क्वेश्चन नंबर 20 का डी, यही एक सही आंसर बनता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन वुड लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ फॉग इन द एटमॉस्फेयर। कौन सी कंडीशन है जो फॉग को बनाने में मदद करेगी एटमॉस्फेयर में। व्हेन मॉइस्ट एयर इज फोर्स्ड टू राइज अप अ स्लोप, व्हेन वेरी कोल्ड एयर मूव्स ओवर अ वार्मर बॉडी ऑफ वाटर, उस पता नहीं, व्हेन कोल्ड एयर इज ब्लोन ओवर अ हॉट सरफेस, व्हेन अ कोल्ड एयर इज ब्लोन ओवर अ हॉट सरफेस, या वेरी कोल्ड एयर मूव्स ओवर अ वार्मर बॉडी ऑफ वाटर, when moist air is forced to rise up a slope। क्वेश्चन नंबर 21, इनमें से कौन सी ऐसी कंडीशन है जो फॉग को जन्म देगी एटमॉस्फेयर में। क्वेश्चन नंबर 21 का बताइए, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है अगर फॉग फॉर्मेशन पढ़ा है आपने। क्वेश्चन नंबर 21, चले भाई, बड़ा आसान क्वेश्चन है, देखो भाई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज माय करेक्ट आंसर। कैसे, देखो ये कह रहा है व्हेन मॉइस्ट एयर इज फोर्स्ड टू राइज अप अ स्लोप। अगर कोई मॉइस्ट एयर है, मॉइस्ट एयर का मतलब है उसके अंदर मॉइस्चर प्रेजेंट है, वाटर वेपर्स प्रेजेंट है, ठीक है, उसको अगर हम फोर्स करेंगे ऊपर की तरफ राइज करने के लिए, स्लोप माउंटेन के स्लोप से ऊपर जाएगी। तो बेटा जैसे जैसे हाइट इंक्रीज होती है, हमें पता है भाई, जैसे जैसे हाइट इंक्रीज होगी द टेम्परेचर विल डिक्रीज। हाइट इंक्रीज, टेम्परेचर डिक्रीज, और अगर टेम्परेचर डिक्रीज तो ह्यूमिडिटी कैपेसिटी डिक्रीज। यानी एक समय ऐसा आएगा कि ह्यूमिडिटी कैपेसिटी रिलेटिव ह्यूमिडिटी के बराबर, सॉरी एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी के बराबर हो जाएगी, और मेरी जो RH है रिलेटिव ह्यूमिडिटी वो 100% हो जाती है। यानी मैं कहूंगा एयर सैचुरेट हो गई या ड्यू पॉइंट अचीव हो गया। ड्यू पॉइंट अचीव हो गया तो मैंने कहा सर क्या बन गया, कंडेंसेशन हो गया, और ये फोग बन गया। क्लाउड बन, ऐसे ही क्लाउड बनते हैं, ऐसे ही फोग बन रहा है, ठीक है बात। दूसरी बात ये कह रहा है, तो ये तो बिल्कुल ठीक है, व्हेन वेरी कोल्ड एयर, यानी बहुत ठंडी जो हवा है वो किसी वार्मर बॉडी ऑफ वाटर के ऊपर से निकलती। अब सेकंड और थर्ड में दो चीजें हैं, बहुत ध्यान से पढ़िए। सर बात तो एक ही है, ये दोनों कैसे एक सही और एक गलत हो गया। ये कह रहा है कि जब वेरी कोल्ड एयर मूव करती है वार्मर बॉडी ऑफ वाटर के ऊपर, वार्मर बॉडी ऑफ वाटर, और ये कह रहा है कोल्ड एयर मूव कर रही है हॉट सरफेस के ऊपर। अब वो हॉट सरफेस जरूरी नहीं है एक वाटर बॉडी है, और सर अगर वाटर बॉडी नहीं है तो मॉइस्चर नहीं है, और मॉइस्चर नहीं है तो फिर कंडेंसेशन किसका होगा, कंडेंसेशन होगा ही नहीं। लेकिन यहां वार्मर बॉडी है, वाटर बॉडी है, तो यहां मॉइस्चर प्रेजेंट होगा इवेपोरेशन से, और जैसे ही कोल्ड एयर वहां से निकलेगी तुरंत ही क्या हो जाएगा, RH 100% हो जाएगी, ड्यू पॉइंट अचीव हो जाएगा, और क्लाउड बन जाएगा, फॉग बन जाएगा। सो राइट आंसर माई ऑप्शन नंबर 2, सॉरी ऑप्शन नंबर ए 1 एंड 2, यानी 1 और 2 स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो आई होप बिल्कुल समझ में आ गया हो। बड़ा ही आसान सा सवाल था ये, लेकिन बड़ा ही एकदम से
कंसेप्ट वाला था, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आंसर बड़ा इजी था। चलें आगे, क्वेश्चन नंबर 22, दिस टाइप ऑफ क्लाइमेट, क्लाइमेट के ऊपर क्वेश्चन है। दिस टाइप ऑफ क्लाइमेट इज फाउंड बिटवीन 30 डिग्री टू 45 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ लैटिट्यूड्स, यानी 30 और 45 के आसपास के रीजन में मिलता है। यहीं से आपको समझ में आ गया होगा कौन सा है, बट फिर भी 3 क्लाइमेट होते हैं 30 और 35 के बीच में, ईस्टर्न मार्जिन, वेस्टर्न मार्जिन और कॉन्टिनेंटल। शिफ्टिंग ऑफ द विंड बेल्ट्स ड्यूरिंग समर्स एंड विंटर्स is the primary reason for the occurrence of this type of climate. The best developed form of this peculiar type of climate is found in central Chile. सेंटियागो याद आ गया होगा अब आपको, सेंटियागो, शेफ्रेल, सिबनोस, मेटोरल, ये वेजिटेशन याद आ गई होगी इस वाले क्लाइमेट की। एंड दिस इज द मोस्ट लाइकली डिस्क्रिप्शन ऑफ, बेटा ध्यान रखो, पहली बात तो अगर ये बात कर रहा है किसकी, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं थी सर, बहुत सारे क्लाइमेट्स आपने पढ़ाए थे, एक तो इक्वेटोरियल था, एक टुंड्रा था ऊपर नीचे, बाकी के जो नीचे के क्लाइमेट हैं, ट्रॉपिकल हो गया, ईस्टर्न मार्जिन हो गया और टेम्परेट हो गया, तो ये तो ट्रॉपिकल है, ये वार्म टेम्परेट है, ये कोल्ड टेम्परेट है, तो ट्रॉपिकल तो वैसे ही 38 डिग्री के आसपास हो गया, तो इसकी तो बात ही नहीं कर रहा। 30 से 45 की बात कर रहा है ये बीच वाले रीजन की, यानी वार्म टेम्परेट की। अब वार्म टेम्परेट में भी ईस्टर्न मार्जिन है, वेस्टर्न मार्जिन है या कॉन्टिनेंटल है, सर ये बात कर रहा है चिली की, और चिली है आपके साउथ अमेरिका के वेस्टर्न मार्जिन पर, और वेस्टर्न मार्जिन पर तो सर एक ही क्लाइमेट मिलता है, दैट इज मेडिटेरेनियन सी। ईस्टर्न मार्जिन पर मिलता है चाइना टाइप या गल्फ टाइप, और ब्रिटिश टाइप तो खैर 45 से ऊपर की बात हो रही है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। बड़ा ही आसान क्वेश्चन था, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं थी। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 23, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और बताना है आपको द लार्ज एरिया, ये बताना है कि विच ऑफ द कंडीशंस फेवरेबल फॉर द फॉर्मेशन एंड इंटेंसिफिकेशन ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन। लार्ज सरफेस एरिया विद टेम्परेचर हायर देन 27 डिग्री सेल्सियस। दूसरा कह रहा है एब्सेंस ऑफ कोरियोलिस फोर्स, प्री एग्जिस्टिंग ऑफ लो प्रेशर एरिया एंड अपर डाइवर्जेंस ऑफ एयर अबव सी लेवल सिस्टम। क्लियर है? बताइए ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 23, कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो फेवरेबल एंड इंटेंसिफिकेशन में हेल्प करेगा ट्रॉपिकल साइक्लोन की? ट्रॉपिकल साइक्लोन से क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 करिए जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्विकली करिए भाई। चले स्टार्ट करते हैं। सो लार्ज एरिया सरफेस, लार्ज सी सरफेस विद टेम्परेचर हायर देन 27 डिग्री, ये तो चाहिए ही चाहिए हमें, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, तो वन तो बिल्कुल सही है। एब्सेंस ऑफ कोरियोलिस फोर्स, बेटा कोरियोलिस फोर्स नहीं होगा तो सिस्टम ऑफ सर्कुलेशन ऑफ विंड नहीं बनेगा। ये जो आपका साइक्लोन है ये क्या है? सिस्टम ऑफ सर्कुलेशन ऑफ विंड, और सिस्टम ऑफ सर्कुलेशन विंड कैसे बन रहा है? ड्यू टू द कोरियोलिस फोर्स। तो कोरियोलिस फोर्स नहीं है तो इंटेंसिफिकेशन या फेवरेट होंगी नहीं, से टू तो गलत है। प्री एग्जिस्टिंग लो प्रेशर एरिया, बहुत अच्छी बात है, अगर ऑलरेडी लो प्रेशर एरिया है और ज्यादा लो प्रेशर एरिया बन जाएगा। एंड क्योंकि जितना ज्यादा लो प्रेशर उतना ज्यादा हवाएं आगे की तरफ भागेंगी, उतना ज्यादा मॉइस्चर मुझको मिलेगा, एंड मॉइस्चर इज द फ्यूल ऑफ द साइक्लोन। क्लियर है? मॉइस्चर जितना है वो, क्योंकि अब ध्यान रखना लो प्रेशर इज नॉट अ फ्यूल ऑफ साइक्लोन, क्योंकि लो प्रेशर सरफेस पर भी, लैंड पर भी बनता है और ओशन में भी बनता है। लो प्रेशर आपको बहुत जगह मिल जाएंगे, तिब्बत में लो प्रेशर बनता है, लेकिन तिब्बत में आपको ट्रॉपिक साइक्लोन्स नहीं मिलते। So you need cyclones where there is a water body, यानी कि मॉइस्चर प्रेजेंट है, तो जहां मॉइस्चर है वहीं ट्रॉपिकल साइक्लोन है। सो प्री एग्जिस्टिंग ऑफ लो प्रेशर एंड अपर डाइवर्जेंस ऑफ एयर, यानी कि डाइवर्जेंस होगा, अपर मतलब ऊपर की तरफ जाओ डाइवर्जेंस है, ये ऊपर से डाइवर्जेंस होगा। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। 3 स्टेटमेंट सही है, एक इसमें गलत है, यानी 2 गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 24, जल्दी करेंगे, अभी आधे पर भी नहीं पहुंचे हम। बताइए क्लाउड्स के बारे में क्वेश्चन है, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। दे आर शॉर्ट डिटैच्ड क्लाउड्स फाउंड एट हाई ऑल्टीट्यूड्स, पहली बात तो हाई क्लाउड्स है। दे फॉर्म फ्रॉम असेंट ऑफ ड्राई एयर, ड्राई एयर असेंट करती है
मेकिंग अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर वेपर इन द एयर अंडरगो डिपोजिशन इनटू आइस. आइस, they are made up of ice crystals, thus in the daytime they are whiter than any other clouds. ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है. ice crystals and ice, ice crystals and ice. so ये आपको बताना है कौन सा है. पहली बात तो हायर क्लाउड्स हैं, ना ही स्ट्रेटस बचे हैं, ना ही ऑल्टो क्यूमुलस हैं, या ना ही क्यूमुलस हैं. ऑल्टो क्यूमुलस और सिरस में से एक हो सकते हैं. आप बताइए क्या है. बड़ा आसान क्वेश्चन है. आइस क्रिस्टल से पता हो जाना चाहिए. दे आर शॉर्ट एंड डिटैच्ड क्लाउड्स होते हैं, यानी डिटैच्ड हैं, अलग अलग है, दूर 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 छोटे छोटे क्लाउड्स हैं. क्वेश्चन नंबर 24. क्वेश्चन नंबर 24. So right answer is ऑप्शन नंबर सी, सिरस क्लाउड्स. जो सबसे हाई क्लाउड्स होते हैं दे आर सिरस क्लाउड्स. 24 का है सी आंसर. सिरस क्लाउड्स, ध्यान रखना, आइस क्रिस्टल्स होते हैं, आइस से डिपोजिशन होती है. बहुत ज्यादा डिटैच्ड शॉर्ट क्लाउड्स होते हैं, दूर दूर होते हैं और हाई ऑल्टीट्यूड्स पर आपको मिलते हैं. सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 25. और ये कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. रोटेशन ऑफ अर्थ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्टिनेंट और ओशन, इमर्जेंस ऑफ प्रेशर बेल्ट्स, latitudinal variation of atmospheric heating. How many of the above factors largely determine the pattern of planetary winds? इनमें से कौन सा है जो planetary winds के पैटर्न को डिटरमाइन करता है? आप बताइए क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर क्या होगा. रोटेशन है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्टिनेंट एंड ओशन है, इमर्जेंस ऑफ प्रेशर बेल्ट्स है, या लैटिट्यूडनल वेरिएशन ऑफ एटमॉस्फेरिक हीटिंग है? किसकी वजह से प्लेनेटरी विंड्स जो हैं उनके पैटर्न पर फर्क पड़ता है, या उनके पैटर्न इन्फ्लुएंस होते हैं किन फैक्टर्स की वजह से? आप ध्यान करिए जल्दी से. जब आपको मैंने परमानेंट या प्लेनेटरी विंड्स पढ़ाई थी तो उसमें प्रेशर बेल्ट्स पढ़ाया था. प्रेशर बेल्ट्स में आपको पढ़ाया था कि ये प्रेशर बेल्ट्स हैं, ये प्रेशर बेल्ट्स क्यों बनते हैं यहां पर. दूसरी बात ये भी बताया था कि कहां लैंडमास ना होने की वजह से जो वेस्टर्लीज है बड़ी स्ट्रॉन्ग ब्लो कर रही थी वहां पर, तो उसके रीजंस आपको पता होंगे. तो सारा का सारा यहां कंक्लूजन निकालिए. एक ही क्वेश्चन के अंदर सब कुछ पूछ लिया गया. क्वेश्चन नंबर 25. क्वेश्चन नंबर 25. विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन और द फैक्टर्स फेवरेबल फॉर द पैटर्न ऑफ प्लैनेटरी विंड्स? कौन कौन से हैं जो उसकी कंडीशंस को इन्फ्लुएंस करते हैं? तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी. ये चारों ही कंडीशंस हैं जो प्लैनेटरी विंड्स के पैटर्न को डिटरमाइन करती हैं. रोटेशन ऑफ द अर्थ है, रोटेशन ऑफ द अर्थ ध्यान रखना भाई, जितना ज्यादा रोटेट करेगी उस हिसाब से हीटिंग होगी. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्टिनेंटल ओशन, बिल्कुल सही बात है, जहां लैंड है और सी सरफेस है बहुत ज्यादा डिफर करते हैं. इमर्जेंस ऑफ प्रेशर बेल्ट, इसी की वजह से प्रेशर बेल्ट इमर्ज होती हैं जिससे हवाएं चलती हैं. और लैटिट्यूडनल वेरिएंस, सर लैटिट्यूडनल वेरिएंस से भी बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है. कहां लो प्रेशर बन रहा है, हाई ऑल्टीट्यूड्स पर जाओगे तो वहां पर हाई प्रेशर बनेगा, हवाएं ठंडी होंगी, हवाएं डेंस होंगी, नीचे की तरफ बैठेंगी. तो बहुत ये चारों ही कंडीशंस हैं जो इन्फ्लुएंस करती हैं प्लैनेटरी विंड्स को. ऑल फोर क्लियर है. चलिए क्वेश्चन नंबर 26. वेदर फ्रंट फॉर्मेशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय वेदर फ्रंट फॉर्मेशन. विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स प्रोमिनेंट इन मिडिल, जो मिडिल लैटिट्यूड है वहां प्रोमिनेंट है? स्टीप टेम्परेचर ग्रेडियंट है, नेग्लिजिबल चेंज इन प्रेशर है, या शिफ्ट इन विंड डायरेक्शन है? भाई इन दोनों में से तो एक होगा. एक कह रहा है स्टीप है, एक कह रहा है नेग्लिजिबल चेंज इन प्रेशर है, यानी प्रेशर ग्रेडियंट बहुत नेग्लिजिबल है, और ये कह रहा है बहुत स्टीप, यानी बहुत तेजी से प्रेशर चेंज हो रहा है, और ये कह रहा है नेग्लिजिबल चेंज है प्रेशर में. तो इन दोनों में से तो एक होगा. तो यानी 4 तो हो ही नहीं सकता. और बाकी देखो जल्दी से. क्वेश्चन नंबर 24, सॉरी क्वेश्चन नंबर 26. So right answer is ऑप्शन नंबर सी. बेटा स्टीप ग्रेडियंट ये नहीं होगा, प्रोमिनेंट बहुत कम चेंज होता है प्रेशर के अंदर, शिफ्ट इन विंड डायरेक्शन है. विंड डायरेक्शन जब शिफ्ट हो जाती है, यानी जब प्रेशर बेल्ट शिफ्ट हो जाती है तो विंड डायरेक्शन कहीं ईस्टर्ली कहीं वेस्टर्ली फ्लो करने लगती है, उसकी वजह से है. दूसरा मिडिल लैटिट्यूड्स के आसपास होता है, यानी कि वार्म टेम्परेट के आसपास होता है, कोल्ड टेम्परेट. और बहुत ज्यादा प्रेशर में इतना ज्यादा चेंज आता नहीं है, क्योंकि ज्यादा
हीटिंग भी बहुत ज्यादा नहीं हो रही है, तो हीटिंग ज्यादा नहीं होगी तो प्रेशर बेल्ट इतना ज्यादा बनती नहीं है। क्लियर है? चलिए लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 27 एंड 27 इज ह्यूमिडिटी की बात कर रहा है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी, क्या इसकी डेफिनेशन सही है? इट इज अ रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एक्चुअली इन अ वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एयर टू द अमाउंट स्पेस कुड कंटेन अ सैचुरेशन। ये कह रहा है रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज अ रेशियो बिटवीन एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी अपॉन ह्यूमिडिटी कैपेसिटी, यानी कितना पानी उसमें है और कितना उसमें आ सकता है, ये बात कह रहा है। दूसरा कह रहा है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या होती है? इट इज इक्वल टू द मास ऑफ द मॉइस्चर, यानी मॉइस्चर का मास डिवाइडेड बाय मास ऑफ एयर, मास ऑफ एयर। और स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी कह रहा है इट इज द रेशियो ऑफ द मास ऑफ वाटर वेपर एक्चुअली इन द एयर, यानी कितना मास है वाटर वेपर्स का या मास ऑफ एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी टू द यूनिट ऑफ, यानी पूरी एयर पार्सल का मास या मास ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर, ये स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी होती है। उनमें से बताना है कौन सा पेयर सही मैच्ड है, कितने सही है, दोनों सही है, तीनों सही है, एक सही है या चारों इसमें से गलत है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 27 क्विकली आंसर करिए, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। सो रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है? रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज द रिलेटिव ह्यूमिडिटी, एक मिनट कौन सा क्वेश्चन था ये देख लो पहले। क्वेश्चन नंबर 27। सो 27 इज रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है? रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है सर एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी अपॉन ह्यूमिडिटी कैपेसिटी, यानी कितना पानी उसमें एक्चुअल में प्रेजेंट है तो कितना वो होल्ड कर सकती है सैचुरेशन तक, यानी इट इज द रेशियो अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एक्चुअली इन द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एयर टू अमाउंट ऑफ स्पेस कुड कंटेन एट सैचुरेशन, कितना आ सकता है। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी बिल्कुल सही है, तो 1 तो बिल्कुल सही है। उसके बाद एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी होती है, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी होती है कितना उसमें एक्चुअल वाटर वेपर प्रेजेंट है, वो किसी का रेशियो नहीं है। एब्सोल्यूट का मतलब है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कितनी है, यानी कितना टोटल उसमें पानी प्रेजेंट है, कितना आ सकता है इससे मतलब नहीं है, कितना प्रेजेंट है। समझ आई बात? तो ये है इट इज इक्वल टू द मास ऑफ द मॉइस्चर डिवाइडेड बाय द, ये तो स्पेसिफिक की बात कर रहा है, ये डेफिनेशन स्पेसिफिक है जो नीचे है, तो 2 तो बिल्कुल गलत है। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी कह रहा है इट इज द रेशियो ऑफ द मास ऑफ वाटर वेपर एक्चुअली इन द एयर, यानी टोटल जो वाटर वेपर है उसका मास और उसका रेशियो किसके साथ? पूरे एयर पार्सल का मास, इसको बोलते हैं स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। और यानी दोनों ही बिल्कुल ठीक है 1 and 3, सो ओनली 2 पेयर इज करेक्टली मैच्ड। तो क्वेश्चन नंबर 27 का हो जाएगा मेरा, क्वेश्चन नंबर 27 का होगा, एक मिनट, 27 का इट इज द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एक्चुअली इन द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड, ठीक है, ठीक है 27 है, इसको रीचेक कर लेना एक बार, बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 क्लाइमेट है और लोकेशन एंड डिस्क्रिप्शन, ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट टेम्परेचर, ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट बोल रहा है नेग्लिजिबल एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर, सब ट्रॉपिकल स्टेपीज, यानी जो स्टेपीज टेम्परेचर है ग्रासलैंड्स का है, ये कह रहा है लोकेटेड इन द ट्रांजिशन जोन बिटवीन ह्यूमन एंड ड्राई क्लाइमेट्स, और टुंड्रा क्लाइमेट की बात कर रहा है रीजन ऑफ परमाफ्रोस्ट वेयर द सबसॉइल इज परमानेंटली फ्रोजन। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर क्या होगा बताइए जल्दी से। क्लाइमेट और उसका रीजन के बारे में पूछ रहा है वो, क्लाइमेट और उसके रीजन के बारे में। चलिए, सो राइट आंसर इज सी, बिल्कुल ठीक है। ट्रॉपिकल वेट, बिल्कुल जो आपका इक्वेटोरियल क्लाइमेट है जिसको ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट बोलते हैं, ज्यादा डिफरेंस होता नहीं है,
एनुअल रेंज और डायूरनल रेंज में दोनों ही सेम होती हैं। उसके बाद सब ट्रॉपिकल स्टेपीज की बात कर रहा है, लोकेटेड है ट्रांजिशन बिटवीन ह्यूमिड एंड ड्राई क्लाइमेट्स के बीच का रीजन है। एंड थर्ड इज टुंड्रा क्लाइमेट यानी रीजन ऑफ परमाफ्रोस्ट, यानी बिल्कुल ऊपर का, जिसको पोलर क्लाइमेट्स भी बोलते हैं। और ये बोल रहा है जो सब सोइल है वो परमानेंटली फ्रोजन होती है, इनको परमाफ्रोस्ट बोलते हैं। तो तीनों ही पेयर्स बिल्कुल करेक्ट ही मैच है, तो राइट आंसर इज सी। सो क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। सो क्वेश्चन नंबर 29, द अमाउंट ऑफ डायरेक्ट सनलाइट that reaches the atmosphere of our planet depends on which of the following? Tilt of earth axis, यानी जो सनलाइट आ रही है हमारी सरफेस तक वो किस किस पर डिपेंड करती है, कितनी सनलाइट आएगी? क्या वो टिल्ट ऑफ अर्थ पर डिपेंड करती है, या टोपोग्राफी ऑफ अर्थ पर डिपेंड करती है, एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन कहां कैसा एटमॉस्फेयर उस पर डिपेंड करती है, या शेप ऑफ अर्थ ऑर्बिट अराउंड द सन इस पर डिपेंड करती है? और आपको बताना है राइट आंसर क्या है स्टेटमेंट में कोड देखकर। कौन कौन से स्टेटमेंट सही है प्लीज बताइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29, किस किस की वजह से सनलाइट कहां कितनी आ रही है वो डिपेंड करती है या इन्फ्लुएंस होती है? क्वेश्चन नंबर 25, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। टिल्ट ऑफ अर्थ बिल्कुल अर्थ की टिल्ट पर ही डिपेंड करती है, कहीं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पहुंच जाता है आईटीसीजेड, कभी सदर्न हेमिस्फीयर में पहुंच जाता है। तो सनलाइट कहां वर्टिकल होगी या थोड़ी सी स्लेंट होगी ये डिपेंड करेगा टिल्ट के ऊपर। बिल्कुल टोपोग्राफी अर्थ का कोई लेना देना यहां पर है, यानी अर्थ का कैसा फीचर है, कहीं माउंटेन्स हैं, प्लेन्स हैं या प्लेटू है, उससे हीट का कोई डिफरेंस नहीं है, हीटिंग पर डिफरेंस है। सनलाइट कितनी आ रही है ये उनकी वजह से इन्फ्लुएंस नहीं होता, हाँ हीटिंग कितनी होगी ये डिफरेंट हो सकती है, कहीं पर हीटिंग ज्यादा होगी, कहीं पर हीटिंग कम होगी। पानी है तो हीटिंग बहुत स्लो होती है, कंक्रीट है तो हीटिंग बहुत जल्दी हो जाती है, तो ये डिपेंड कर देगा, लेकिन सनलाइट का डिपेंड नहीं होगा। तो 2 गलत है, तो 2 को अगर मैं बाहर निकाल दूं तो मेरे पास एक ही ऑप्शन बचता है यानी कि सी। तो 4 अपने आप सही हो जाता है और 3 मेरा अपने आप सही हो जाता है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं थी। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, मतलब इसकी तरफ को क्वेश्चन नंबर 30 लास्ट तो नहीं है, भी तो है क्वेश्चन। विच, बड़ा आसान क्वेश्चन है, 30 सेकंड दूंगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग एन एयर पार्सल टू मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ जियोस्ट्रॉफिक विंड्स? किसकी वजह से एयर जो है मूव करती है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ये आपको बतानी कौन सी फोर्स है? लोकल विंड्स, फ्रिक्शनल फोर्स, वेरिएबल विंड्स या प्रेशर पीजीएफ है, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। बड़ा आसान क्वेश्चन है, बहुत जल्दी देखिएगा, ज्यादा समय नहीं लगाना है इस क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 30, किसकी वजह से जो एयर पार्सल है वो मूव करता है फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर? एंड द राइट आंसर इज पीजीएफ, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। इसकी वजह से ही जो एयर पार्सल है मूव करता है फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ये जो पीजीएफ है ये आइसोबार के परपेंडिकुलर लगती है, ध्यान रखना। माई पीजीएफ इज परपेंडिकुलर टू आइसोबार, क्लियर है? तो ये है आपका राइट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर ए 30 का। चलिए लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 31, और बड़े आसान क्वेश्चन आएंगे थोड़े से, अब जल्दी से देखेंगे, जल्दी जल्दी इन क्वेश्चंस को करना। क्वेश्चन नंबर 31, अर्थ एटमॉस्फेयर की लेयर्स बतानी है आपको कौन कौन सी है सीरीज वाइज। ए है ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, आयनोस, मीजोस, या स्ट्रेटोस, ट्रोपोस, या थर्ड है ट्रोपोस, स्ट्रेटोस, मीजोस, आयनोस, और डी है स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, मीजोस्फेयर, आयनोस्फेयर। आपको बताना है जल्दी से, मात्र 20 सेकंड मिलेंगे आपको इस क्वेश्चन को करने में, ज्यादा समय नहीं लगाना है, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 31, अर्थ के एटमॉस्फेयर की जो लेयर्स हैं उनको क्रोनोलॉजी में लगाना है, शुरू की 4 लेयर्स को। ट्रोपोस्फेयर, दूसरी होती है सर स्ट्रेटोस्फेयर, और थर्ड होती है कौन सी? ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, और थर्ड इज मीजोस्फेयर, और उसके बाद आती है सर आयनोस्फेयर। सो माय राइट आंसर इज, ये तो गलत हो जाएगी, स्ट्रेटोस्फेयर तो दूसरी है, ट्रोपोस्फेयर के स्ट्रेटोस्फेयर बिल्कुल ठीक है। ये थर्ड नंबर पर आयनोस नहीं मीजोस्फेयर आती है, उसके बाद आयनोस्फेयर या थर्मोस्फेयर। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? चलिए लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 32।
और ये बता रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन वेदर कंडीशन इज इंडिकेटेड बाय अ सडन फॉल इन द बैरोमीटर रीडिंग, या बैरोमीटर में एकदम से सडन जब फॉल आएगा तो उसकी वजह से क्या हो सकता है? स्टॉर्म आएगा, काम वेदर होगा, कोल्ड एंड ड्राई वेदर होगा, या हॉट एंड सनी वेदर होगा। इन दोनों में से बताइए, चारों में से क्या होगा? वेरी इजी क्वेश्चन, मात्र 15 सेकंड टू आंसर दिस क्वेश्चन। बहुत आसान क्वेश्चन है, ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा इस क्वेश्चन को करने में। बैरोमीटर, पहले तो यही पता हो सर बैरोमीटर क्या है, क्या कैलकुलेट करता है बैरोमीटर? बार, किसकी यूनिट है सर? प्रेशर। तो प्रेशर के एकदम से ड्रॉप हो जाने से, यानी एकदम से लो प्रेशर बन गया, और बेटा लो प्रेशर बनने से क्या होता है? काम वेदर होता है कि शांत रहेगा? नहीं। कोल्ड एंड ड्राई वेदर रहेगा? नहीं। हॉट एंड सनी वेदर? नहीं सर, जबरदस्त स्टॉर्म आएगा। क्या आएगा? तूफान आएगा अगर बैरोमीटर यानी लो प्रेशर एकदम से गिर जाएगा। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 32 का। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 33। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज नॉट अ ट्राइब्यूटरी ऑफ रिवर ब्रह्मपुत्रा? इंडियन रिवर सिस्टम के ऊपर क्वेश्चन है, ड्रेनेज सिस्टम के ऊपर। इनमें से कौन सी ब्रह्मपुत्रा की ट्राइब्यूटरी नहीं है? और आप मुझे जो भी ट्राइब्यूटरी है उनका नाम लिखकर बताना है कि ये लेफ्ट है या राइट बैंक ट्राइब्यूटरी है। जल्दी से रिवाइज करिए। ब्रह्मपुत्रा, ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम तिब्बत से स्टार्ट होती है सर, रियालुंग सांगपो, और आती है अरुणाचल में एंटर करती है, योंगया पास सिंटेक्शियल बैंड यू टर्न लेती है। उसके बाद बहुत सारे रिवर्स हैं सर, दिहांग, दिमांग, लोहित है, धनश्री है और कपिली है। क्लियर है? ये तो हो गई लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरीज। उसके बाद शुभांश्री है, कामेंग है, मानस है, रेडाक है, जलढाका है, तीस्ता है। ये हो गई सर राइट बैंक ट्राइब्यूटरीज, और नीचे वाली हो गई लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरीज। तो इनमें से कौन सी रिवर नहीं आई? मानस भी यहां है। शुभांश्री, कामेंग, मानस, रेडाक, जलढाका और तीस्ता रिवर बड़ी फेमस है राइट बैंक ट्राइब्यूटरीज में। सो मानस भी है, कामेंग भी है, शुभांश्री है। बराक इज नॉट अ ट्राइब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्रा, इट इज अ इंडिपेंडेंट रिवर ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, बड़ी फेमस रिवर है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। 21 जून को सन कहां होगा? सन की पोजीशन बतानी है। 21 जून सोलिस्टिस चल रहा होगा, याद करो। और कहां पर चल रहा होगा सोलिस्टिस? समर या विंटर? विंटर सोलिस्टिस कहां चलेगा और समर सोलिस्टिस कहां चलेगा? बताइए जल्दी से, कमेंट बॉक्स में लिखिए समर सोलिस्टिस कहां चलेगा और विंटर सोलिस्टिस कहां होगा। क्वेश्चन नंबर 34। तो पहला बोल रहा है डज नॉट सेट बिलो द होराइजन एट द आर्कटिक सर्कल, यानी कि दिस इज योर अर्थ और ये है ऊपर आर्कटिक सर्कल, तो 66.5, यानी इससे नीचे सेट नहीं होगा, सूर्यास्त नहीं होगा। बोला है डज नॉट सेट बिलो द होराइजन ऑफ अंटार्कटिक सर्कल, यानी ये वाला जो रीजन है नीचे वाला, यहां से नीचे सूर्यास्त नहीं होगा, यानी कि सनसेट नहीं होगा। शाइन्स वर्टिकली ओवरहेड नून एट द इक्वेटर, यानी जो इक्वेटर है 21 जून को बिल्कुल इसके वर्टिकल होगा, ओवरहेड होगा। या फोर्थ बोल रहा है शाइन्स वर्टिकली ओवरहेड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यानी जो ये सदर्न हेमिस्फीयर में जो मेरा लैटिट्यूड है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इसके वर्टिकल होगा। राइट आंसर क्या होगा बताइए जल्दी से। ऑन 21 जून सन विल बी वेयर, और सन विल बी ऑप्शन नंबर ए। तो ध्यान रखिए अंटार्कटिक सर्कल, बेटा सेट तो छोड़िए, राइज ही नहीं हो रहा है, क्योंकि 21 जून को नदर्न हेमिस्फीयर में होता है सन, तो कहां हो रहा होगा सर? आर्कटिक सर्कल में सन सेट नहीं होगा, 6 महीने दिन रहेगा उधर साइड की तरफ, और वर्टिकली ओवरहेड होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर, ना कि कैप्रिकॉर्न पर, ना ही इक्वेटर पर। तो राइट आंसर इज माय ए ऑप्शन। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। Which one of the following cloud is a rain bearing cloud? Very easy question, बहुत आसान क्वेश्चन है, मात्र 5 सेकंड आंसर करिए। रेन बियरिंग क्लाउड कौन से होते हैं? क्यूमुलस, स्ट्रेटस, निम्बस और सिर्रस। स्ट्रेटो निम्बस, निम्बस याद रखिए। व्हाट इज राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। तो निम्बस क्लाउड्स इज माय करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 36। इफ यू वांट टू ऑब्जर्व moraines, eskers, outwash plains, which one of the following UT you may have to visit? अगर आपको moraines, eskers और outwash या drumlins वगैरह देखने हैं, drumlins देखने हैं, तो आपको कहां जाना पड़ेगा? अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, पुडुचेरी या लद्दाख। ज्यादा टाइम नहीं है, जल्दी से आंसर करिए इस क्वेश्चन का। वेरी इजी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर
आई होप 36 37 होगा ये। राइट आंसर इज बेटा एस्कर, मोरेन्स, आउटवेस्ट, ड्रमलिन्स, ये किसके लैंडफॉर्म्स हैं सर? ये ग्लेशियर लैंडफॉर्म्स हैं। आपने पढ़ाए हैं ग्लेशियर लैंडफॉर्म, बिल्कुल ग्लेशियर लैंडफॉर्म्स हैं। और ये किसका है? आपको लद्दाख जाना पड़ेगा ग्लेशियर देखने के लिए। अंडमान निकोबार में ग्लेशियर नहीं है, ना ही लक्षद्वीप में, ना ही पुडुचेरी में। कहां है ग्लेशियर्स? लद्दाख में। तो लद्दाख में मिलेंगे आपको एस्कर, ड्रमलिन और आउटवेस्ट प्लेन। चलें आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एंटी साइक्लोन्स। अभी बताया मैंने एंटी साइक्लोन्स क्या होते हैं, मूवमेंट बताया था। अब पूछ रहा है एंटी साइक्लोन एक हाई प्रेशर सिस्टम है क्या या लो प्रेशर सिस्टम है? एयर इन द सेंटर ऑफ सिस्टम मस्ट सबसाइडिंग, यानी नीचे गिर रही हो, सिंक कर रही हो हवा। और थर्ड स्टेटमेंट, एंटी साइक्लोन्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय कन्वर्जिंग विंड्स। अभी बताया था, अभी जस्ट जब क्लास स्टार्ट हुई थी यही क्वेश्चन आया था। बताइए क्या होगा आंसर? वेरी इजी क्वेश्चन 37। एक सही है, दो सही है, तीन सही है, कोई भी सही नहीं है। क्विकली आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 37। तो बताया था नीचे सर साइक्लोनिक कंडीशंस बनती हैं सरफेस पर और ऊपर जाकर हवाएं जाती हैं तो हाई प्रेशर, यहां हवाएं डाइवर्ज होती हैं। इन्हीं को बोलते हैं एंटी साइक्लोनिक, क्योंकि साइक्लोन लो प्रेशर है, एंटी साइक्लोन वाला हाई प्रेशर है। यहां कन्वर्ज होती हैं, यहां डाइवर्ज होती हैं। तो सर इट इज अ हाई प्रेशर सिस्टम, बिल्कुल। एयर इन द सेंटर ऑफ सिस्टम मस्ट सबसाइड, बिल्कुल सबसाइड करने लगती है, कोई बात नहीं। याद करिए, याद करिए, याद करिए आई ऑफ द साइक्लोन। तो आई ऑफ द साइक्लोन के अंदर बीच वाला हाई प्रेशर सिस्टम था, हवा सिंक कर रही थी, तो ये भी ठीक है। एंटी साइक्लोन आर कैरेक्टराइज्ड बाय कन्वर्जिंग, नहीं सर डाइवर्जिंग विंड। बेटा डाइवर्जिंग विंड्स डाइवर्ज होती हैं यहां से। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ओनली 2 आर करेक्ट। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। 38 वेरी इजी क्वेश्चन। पता है तो पता है, नहीं पता तो नहीं पता। शारावती रिवर क्रिएट जोग फॉल्स, ब्रह्मानी रिवर इज फॉर्म्ड बाय द कॉन्फ्लुएंस ऑफ कोसी एंड संख, यानी संख रिवर और कोसी के कॉन्फ्लुएंस से बनती है ब्रह्मानी। और तम्रपारनी इज अ रिवर ऑफ थिरुनावेली डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु, यानी तमिलनाडु की रिवर है। तो बताइए जल्दी से कौन सा ठीक है, 1 2 या ओनली 2 2 3 या 1 3? क्लियर है? बताइए जल्दी से। रिवर्स इंडियन रिवर सिस्टम के ऊपर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38। You have more 5 seconds to answer this question. So right answer is option number 1 and 3 D. शारावती जोगफॉल बनाती है, बिल्कुल ठीक बात है सर। ये एक वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। कैसी है? वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, कर्नाटका के अंदर। ठीक है सर। द ब्रह्मानी रिवर इज फॉर्म्ड बाय द कॉन्फ्लुएंस ऑफ कोसी। अरे कोसी तो बिहार के अंदर है और इट इज अ पार्ट ऑफ गंगा रिवर सिस्टम। ब्रह्मानी में कहां से आ गई? तो ये तो गलत हो गया, 2 गलत है। तो एक ही स्टेटमेंट बनता है 1 and 3। तीसरे की याद करने की जरूरत ही नहीं थी, बट अब आ गया है तो याद रखना, तीसरे की जरूरत ही नहीं थी, दूसरे से ही क्वेश्चन सोल्व हो रहा था। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ चलते हैं। एंड 39 इज जेट क्राफ्ट फ्लाई वेरी इजीली एंड स्मूथली इन द लोअर एटमॉस्फेयर, व्हाट कुड बी द एप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन? यानी जेट एयरक्राफ्ट हैं वो स्ट्रेटोस्फेयर में फ्लाई करते हैं, क्यों? क्या वहां पर क्लाउड और वाटर वेपर नहीं है लोअर स्ट्रेटोस्फेयर में? या देयर इज नो वर्टिकल विंड्स, यानी कोई वर्टिकल विंड्स ऊपर की तरफ नहीं चलती हैं, या ये कारण है? बताइए जल्दी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन इज आर करेक्ट? 1 2 बोथ और नाइदर? 15 सेकंड टू आंसर दिस क्वेश्चन। वेरी इजी क्वेश्चन, एटमॉस्फेयर से क्वेश्चन है ये, एटमॉस्फेयर से क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 39। सो राइट आंसर इज बोथ 1 and 2। बिल्कुल ठीक बात है। जितना भी एटमॉस्फेरिक एक्टिविटी हो रही है ट्रोपोस्फेयर से हो रही है। ट्रोपोस्फेयर के बाद जब ये चीजें बंद हो जाती हैं हम कहते हैं स्ट्रेटोस्फेयर आ गई, क्योंकि नॉर्मल लैप्स रेट बंद हो जाता है और टेम्परेचर इन्वर्जन स्टार्ट हो जाता है। क्लियर है? तो जहां तक क्लाउड्स बने और टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है वहां तक तो ट्रोपोस्फेयर, उसके बाद टेम्परेचर जैसे ही इंक्रीज हुआ हमने कहा ये स्ट्रेटोस्फेयर है। तो यहां पर कोई वर्टिकल विंड्स नहीं है, कोई क्लाउड्स नहीं है, कोई वाटर वेपर्स नहीं है। क्लियर है? तो राइट आंसर होगा मेरा बोथ 1 and 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ चलते हैं जल्दी से।
एंड क्वेश्चन नंबर 42, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट ओशन करंट्स के बारे में। क्या ओशन करंट्स पोलर रीजन से इक्वेटर की तरफ चलते हैं? दीज करंट्स फ्लो इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड एंटी क्लॉकवाइज इन सदर्न हेमिस्फीयर। बताना है कौन सा स्टेटमेंट इनमें से ठीक है। 1 2 1 2 3 1 2 बोथ 1 एंड 2 एंड नाइदर। बताइए जल्दी से। ओशन करंट्स, क्या जो कोल्ड ओशन करंट्स हैं वो पोल से इक्वेटर की तरफ जाते हैं? और दूसरी बात, मूवमेंट के ऊपर क्वेश्चन है कि जो ओशन करंट्स हैं वो क्लॉकवाइज घूमते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं सदर्न हेमिस्फीयर में। और याद करिए वो मैप अब याद करिए जल्दी से। ये रहा नॉर्थ अमेरिका, ये रहा साउथ अमेरिका, ये रहा यूरोप और ये रहा अफ्रीका। और यहां पर मैंने गल्फ स्ट्रीम पढ़ाया था, अटलांटिक ड्रिफ्ट पढ़ाया था, यहां पर कैनरी करंट पढ़ाया था, और ऐसे ये सरगोसा सी घूम रहा था। याद है सरगोसा सी? हाँ जी याद है। तो जब ओशन करंट चलता है और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट राइट को डिफ्लेक्ट होता है, तो राइट को डिफ्लेक्शन से कैसा मूवमेंट बनेगा? क्लॉकवाइज बनेगा। और लेफ्ट में घूमता है सदर्न हेमिस्फीयर में, तो यहां बनेगा एंटी क्लॉकवाइज। तो दो तो ठीक है। और दूसरी बात, जो कोल्ड करंट्स हैं वो पोल से इक्वेटर की तरफ आते हैं। कोई भी करंट देख लेना, या तो लेब्राडर करंट होगा, या आप इरमिंगर को देख लो, कैनरी को देख लो, फोकलैंड को देख लो, या आप किसी भी बेंगुएला को देख लो, ये पोल से इक्वेटर की तरफ जा रहे होंगे जितने भी कोल्ड करंट्स होंगे। यानी पेरू हम्बोल्ट को देख लो, कैलिफोर्निया करंट को देख लो, ये सारे करंट कैसे मिलेंगे? इक्वेटर की तरफ जाते हुए मिलेंगे पोल से। तो बोथ दिस स्टेटमेंट आर करेक्ट, बोथ 1 and 2। क्लियर है? चलिए लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 41। And 41 is saying consider the following pairs grassland type region। कैंपोस ब्राजील में मिलते हैं क्या? कैंटरबरी न्यूजीलैंड में मिलते हैं क्या? एंड पुस्ताज क्या हंगरी में मिलते हैं? और पूछ रहा है इनमें से कौन सा करेक्टली मैच है। 1 1 3 2 3 एंड 1 2 3। और आपको बताना है राइट आंसर क्या है। मैच द करेक्ट आंसर। बहुत आसान क्वेश्चन है, याद करिए। स्टेपीज पढ़िए, पुस्ताज याद करिए, प्रेरीज पढ़िए, पेम्पोज पढ़िए, कैंपोज, कटिंगा, सेराडोज, लानोस पढ़िए। उसके बाद वेल्ड है साउथ अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स हैं, बहुत सारे हैं। स्टेपीज आपके एशिया और सेंट्रल एशिया और यूरोप में हैं। प्रेरीज अमेरिका के अंदर, यूएसए के अंदर हैं। उसके बाद लानोस वेनेजुएला के अंदर हैं। कैंपोज, कटिंगोस, सेराडोस तो आपको पता ही है कहां पर हैं। और पेम्पोज कहां पर है? अर्जेंटीना के अंदर है। सो राइट आंसर इज ऑफ दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी 1 2 3। बिल्कुल, कैंपास, कटिंगा, सेराडोस ब्राजील के अंदर है, कैंटरबरी न्यूजीलैंड के ग्रासलैंड्स हैं, और पुस्ताज हंगरी के अंदर हैं। तो तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक हैं, तो याद रखेंगे। तो याद रखेंगे स्टेपीज आपके एशिया के अंदर हैं या यूरोप के अंदर बोलिए। प्रेरीज ये नॉर्थ अमेरिका यूएस के अंदर है। उसके बाद पुस्ताज, जो पुस्ताज हैं ये हंगरी यूरोप के अंदर है। उसके बाद लानोस, एक लानोस है वेनेजुएला के अंदर है। पेम्पास ये आपका अर्जेंटीना के अंदर है, टेम्परेट ग्रासलैंड है। कैंपोस, कटंगोस एंड सेराडोस ट्रिपल सी ये ब्राजील के अंदर है, ब्राजील हाई के अंदर है। ठीक है। उसके बाद डाउन्स ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। वेल्ड ये साउथ अफ्रीका के अंदर है। और कैंटरबरी ये आपके क्या है? ये आपके हैं न्यूजीलैंड के अंदर। और एक पो रिवर है इटली के अंदर जो लोम्बार्डी के प्लेन्स बनाती है, ये इटली के अंदर है, ध्यान रखना। लोम्बार्डी के प्लेन्स इटली के अंदर है। क्लियर? तो ये कुछ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ चलते हैं। और 42 सेल्वाज टाइप ऑफ नेचुरल रीजन कोरस्पॉन्ड्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग। क्या सेल्वास टेम्परेट डिसिडियस फॉरेस्ट को कहते हैं? क्या सेल्वास का रीजन ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट को बोला जाता है? या मेडिटेरेनियन जो वुडलैंड है जहां पर बहुत ज्यादा लकड़ी मिलती है और विटीकल्चर होता है, ऑर्चार्ड्स ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है, वहां बोलते हैं? या बोरियल कोनीफेरस फॉरेस्ट बोलते हैं, यानी माउंटेन्स का जो रीजन है जहां पर एकदम कोनिकल शेप में जो आपको ट्रीज मिलेंगे उस रीजन को सेल्वास बोलते हैं। तो बताइए, बहुत आसान क्वेश्चन है। आप जब पढ़ते हैं तो सेल्वास पढ़ते हैं हम, तो मैं अभी रीजन बता दूंगा तो एकदम से ध्यान आ जाएगा। सेल्वास याद करिए किधर पढ़ते हैं सेल्वास का रीजन। सेल्वास अमेज़न के जंगल को क्या बोल रहे थे? सेल्वास बोल रहे थे।
अमेजोन के जंगल, अब बताइए अमेजोन के जंगल ट्रॉपिकल डेसिडियस हैं, ट्रॉपिकल एवरग्रीन है, मेडिटेरेनियन है, या बोरियल कोनिफोरस हैं? सेल्वास का, अमेजोन के माउंटेन्स। सो सर राइट आंसर इज क्वेश्चन नंबर 42 का बी, ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, यानी कि एवरग्रीन या ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है उनको ही बोलते हैं सेल्वास, अमेजोन के जंगलों को। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, with reference to the Himalayas river joining the Ganga downstream of Prayagraj from west to east, which one of the following sequence is correct? चलिए गंगा रिवर सिस्टम भी आ गया आपके सामने, ब्रह्मपुत्र तो पढ़ाई दिया, गंगा रिवर सिस्टम भी आ गया है, तो आपको सीक्वेंस बताना है कि जो गंगा है वो नीचे की तरफ जा रही है बे ऑफ बंगाल में, तो प्रयागराज की तरफ डाउनस्ट्रीम की तरफ कौन कौन सी रिवर्स आकर मिलती हैं, और ये सारी की सारी लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरीज है, ध्यान रखना। तो वेस्ट से ईस्ट क्रोनोलॉजी बतानी है कि वेस्ट से ईस्ट की तरफ चलेंगे। क्या घाघरा गोमती गंडक कोशी है, या गोमती घाघरा गंडक कोशी है, या घाघरा गोमती कोशी गंडक है, या गोमती घाघरा कोशी या गंडक है? चलिए बताइए जल्दी से, गिविंग यू 15 सेकंड टू आंसर दिस क्वेश्चन। बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, बहुत सारी रिवर्स थी आपको याद होगा। पहले तो हम पंच प्रयाग ही पढ़ते हैं, विष्णु प्रयाग हो गया, नंद प्रयाग हो गया, कर्ण प्रयाग हो गया, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग। इनमें कौन कौन सी रिवर्स हैं आपको याद होगी? मंदाकिनी, भागीरथी, पिंडर रिवर, नंदाकिनी और धौली गंगा, ये सब है। उसके बाद फिर गंगा बनती है देव प्रयाग से, उसके बाद रुद्र, फिर यमुना भी है एक ट्राइब्यूटरी, सोन है, पुनपुन है, घाघरा है, कोशी है, रामगंगा है, गोमती है, गंटक है, महानंदा है, हुगली फिर डिस्ट्रीब्यूटरी है, उसकी दामोदर है। बहुत सारी रिवर्स हैं जो गंगा रिवर सिस्टम में बनती हैं। सारा रिवर सिस्टम पढ़ा दिया मैंने आपको 2 मिनट में। सो राइट आंसर इज, सबसे पहले देखो ध्यान रखना, सबसे पहले अगर आकर मिलती है तो रामगंगा है, रामगंगा के बाद आकर मिलती है गोमती, गोमती जिसमें लखनऊ सिचुएटेड है, गोमती के बाद घाघरा है, घाघरा के बाद गंटक है, गंटक के बाद बूढ़ी गंटक आती है लेकिन यहां है नहीं, और बूढ़ी गंटक के बाद आती है कोशी, और कोशी के बाद आती है महानंदा। तो राइट आंसर इज बी, गोमती घाघरा गंटक कोशी। ये ऑप्शन नंबर बी इज माय करेक्ट आंसर ऑफ द। उसके बाद ऐसे ही एक हमारी वो है, क्या बोलते हैं उसको, यमुना है, और यमुना की ट्राइब्यूटरी है केबीएससी, केन, बेतवा, सिंध और चंबल। ईस्ट से वेस्ट क्रोनोलॉजी याद रखना, केन, बेतवा, सिंध, चंबल, केबीएससी, केबीएससी, केबीसी तो याद है, बस एस लगा दो केबीएससी में, केन, बेतवा, सिंध, चंबल। फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट क्रोनोलॉजी है यमुना की रिवर्स की, ईस्ट टू वेस्ट। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। कंसिडर द फॉलोइंग रिवर्स, ब्रह्माणी, नागावली, सुवर्णरेखा और वंशधारा। विच ऑफ द फॉलोइंग राइज फ्रॉम ईस्टर्न घाट? बेटा ध्यान रखना, फर्क है ईस्ट में राइज होना और ईस्टर्न घाट में राइज होना। कुछ रिवर्स ऐसी हैं जो हमारे प्लेट्यूज से राइज होती हैं। कहां से होती हैं? प्लेट्यूज से राइज होती हैं। वो ईस्ट में तो है प्लेट्यूज, लेकिन दे आर नॉट ईस्टर्न घाट। तो थोड़ा सा केयरफुल होकर आंसर लगाना, ईस्टर्न घाट से कौन सी होती है, ना कि ईस्टर्न प्लेट्यूज से। क्लियर है? बताइए क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 44, ब्रह्माणी, नागावली, सुवर्णरेखा या वंशधारा? ब्रह्माणी, नागावली, सुवर्णरेखा, वंशधारा। ब्रह्माणी तो भी आया था। ये सारी की सारी कैसी हैं? वेस्ट ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं। ध्यान रखना कैसी हैं ये सारी रिवर्स ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, ईस्ट की तरफ जा रही हैं। ब्रह्माणी, नागावली, सुवर्णरेखा और वंशधारा, ये क्रोनोलॉजी से भी लिखी हुई है, ये साउथ नॉर्थ टू साउथ क्रोनोलॉजी से भी लिखी हुई है, जाकर देख लेना। सो राइट आंसर होगा मेरा बी, 2 और 4। यानी जो 2 है और 4 है, ये वंशधारा और नागावली है, ये ईस्टर्न घाट से ओरिजिनेट होती हैं। जो कि ब्रह्माणी और सुवर्णरेखा है, ये छोटा नागपुर प्लेटू है, वहां से राइज करती हैं। तो राइट आंसर होगा मेरा ऑप्शन नंबर बी। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 45। ज्यादा कुछ करना नहीं था इसमें, पता है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 45 बिल्कुल। चलिए, नंदा देवी, नंदा देवी और पीक बता रखा है। नंदा देवी क्या कुमाऊं हिमालयाज में है? नामचा बारवा क्या असम हिमालयाज में है? नोक्रेक क्या सिक्किम के हिमालयाज में है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स गिवन इज और आर करेक्टली मैच्ड? 1 2 2 1 3 बताइए। नंदा देवी, नामचा बारवा और नोक्रेक कौन कौन से हिमालयाज या रीजन्स में पड़ते हैं ये? चलिए भाई,
नंदा देवी, बताइए बड़ी जल्दी से। ध्यान रखना, दो हिमालयाज हैं, गढ़वाल हिमालयाज और कुमाऊं हिमालयाज, तो आपको बताना है कुमाऊं में है या गढ़वाल में है। नंदा देवी। उसके बाद आता है नामचा बारवा। नामचा बारवा पहले तो स्टेट ही बता दीजिए सर, अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। उसके बाद आता है नोक्रेक। नोक्रेक नेशनल पार्क भी है एक, अब याद आ जाएगा तुरंत ही सर, नोक्रेक नेशनल पार्क तो पढ़ाया था आपने, बिल्कुल पढ़ाया था। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ओनली 2। नंदा देवी कुमाऊं में नहीं है, गढ़वाल हिमालयास के अंदर है। कहां पर है? गढ़वाल हिमालयास के अंदर है। नामचा बारवा असम हिमालयास, बिल्कुल ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। और टीस्टा रिवर के आगे के जितने भी हिमालयाज हैं उनको असम हिमालयास ही बोलते हैं। नोक्रेक सिक्किम के अंदर नहीं है, नोक्रेक मेघालय के अंदर है, गारो रीजन के अंदर है नोक्रेक, ठीक है। तो ये मेघालय के अंदर है, तो राइट आंसर होगा मेरा ओनली 2 इज माय करेक्ट आंसर। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, कार्डमम हिल्स कोस्ट बताना है आपको कि कौन कौन सी जगह पर है ये पेयर्स और उनके रीजंस। कार्डमम हिल्स क्या कोरोमंडल पर है, कैमूर, क्या हमारे कोंकण कोस्ट है, महादेव हिल्स सेंट्रल इंडिया, मिकिर हिल्स नॉर्थ ईस्ट इंडिया। ओनली 50 सेकेंड यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन। कार्डमम हिल्स, कैमूर हिल्स, महादेव या मिकिर हिल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्टली मैच्ड। कार्डमम हिल्स याद करिए, बिल्कुल साउथ में, बिल्कुल साउथ में। अन्नामलाई हिल्स के बाद कार्डमम हिल्स आते हैं, बिल्कुल केरला में, बिल्कुल साउथ में, वेस्टर्न हाट के बिल्कुल साउथ वाले माउंटेन्स। अगस्तमुड़ी याद करिए, बायोस्फीयर रिजर्व भी है। कैमूर हिल्स, चलिए देखिए भाई, कार्डमम हिल्स कोरामंडल कोस्ट नहीं भाई, मालाबार कोस्ट की तरफ है ये, मालाबार। कोरामंडल कोस्ट तो तमिलनाडु के उधर वाला कोस्ट है, तो ये तो गलत हो गया। कैमूर हिल्स, बेटा कैमूर हिल्स तो वेस्टर्न विंध्याचल माउंटेन्स का एक्सटेंशन है, मिर्जापुर साइड यानी मध्य प्रदेश यूपी की साइड में है, तो ये तो बिल्कुल गलत है, कोंकण कोस्ट पे तो है ही नहीं। महादेव हिल्स सेंट्रल इंडिया में, बिल्कुल सतपुड़ा का पार्ट है, महादेव, मैकाल और राजपिपला, तो ये बिल्कुल ठीक है, तो ये गलत है, ये गलत है। और मिकिर हिल्स नॉर्थ ईस्ट इंडिया में है, तो 3 और 4 इज माय करेक्ट आंसर। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 47, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्टली सीक्वेंस स्टार्टिंग फ्रॉम नॉर्थ एंड गोइंग टुवर्ड्स द साउथ। नल्लामलाई हिल्स, नीलगिरी, जावदी और अन्नामलाई। 4 हिल्स हैं आपके सामने, नल्लामलाई हिल्स है, नीलगिरी है, जावदी है और अन्नामलाई हिल्स है। ये आपके आंध्र प्रदेश में, मैं बता देता हूं, ये आपके बॉर्डर पर है, तीन स्टेट के बॉर्डर पर। ये तमिलनाडु में है, और अन्नामलाई हिल्स ये आपके केरला के अंदर है। क्लियर है? तो बड़ा आसान हो गया आपके लिए, 50-50 पर पहुंच गए हैं आप। बताइए, ये PYQ है आपका, PYQ है आपका, PYQ। चलें देखिए भाई, सो नल्लामलाई हिल्स आंध्र प्रदेश में है। उसके बाद आपके तमिलनाडु का बिल्कुल ऊपर का जो रीजन है, जैसे जावदी हिल्स आते हैं। क्या आते हैं? जावदी। और जावदी से जब नीचे चलेंगे तो केरला, तमिलनाडु और कर्नाटका के बॉर्डर पर पड़ते हैं नीलगिरी हिल्स। यहां पर नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व भी है, नीलगिरी नेशनल पार्क भी है, टाइगर रिजर्व भी है, सब कुछ है ये। और उसके बाद आते हैं सबसे साउथ में अन्नामलाई हिल्स। सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, पोर्ट के ऊपर क्वेश्चन है। कामराजर पोर्ट है द फर्स्ट मेजर पोर्ट इन इंडिया, रजिस्टर्ड एज अ कंपनी। मुंद्रा पोर्ट लार्जेस्ट प्राइवेटली ओन्ड पोर्ट इन इंडिया, एंड विशाखापट्टनम द लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट इन इंडिया। इनमें से बताना है आपको कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्टली मैच्ड है। पोर्ट के बारे में क्वेश्चन है, मुंद्रा पोर्ट, कामराजर और विशाखापट्टनम पोर्ट के बारे में बताइए कौन सा बिल्कुल सही है। सो राइट आंसर इज कामराजर पोर्ट मेजर पोर्ट है ये, विशाखापट्टनम ये भी मेजर पोर्ट है। ये जो मुंद्रा पोर्ट है ये माइनर पोर्ट है, लेकिन ध्यान रखना अभी जो पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स आया था उसमें मुंद्रा पोर्ट का नाम था। और मुंद्रा पोर्ट का नाम कैसे था ये आपको पता होना चाहिए। 3 पोर्टों का जिक्र था उस इंडेक्स के अंदर, सिक्का पोर्ट था एक मुंद्रा पोर्ट था और एक पैरादीप पोर्ट था। पैरादीप मात्र एक मेजर पोर्ट था उसके अंदर, बाकी सिक्का और जो मुंद्रा है वो माइनर पोर्ट्स के अंदर थे। तो ध्यान रखेंगे, उसको रिवाइज कर लेना आज घर जाकर। तो कामराजर पोर्ट द फर्स्ट मेजर पोर्ट इन इंडिया, रजिस्टर्ड एज अ कंपनी, बिल्कुल बात ठीक है। कामराजर पोर्ट को ही क्या बोलते हैं? एनोर पोर्ट बोलते हैं। मुंद्रा पोर्ट द लार्जेस्ट प्राइवेटली ओन्ड पोर्ट इन इंडिया, ये भी बात बिल्कुल ठीक है। एंड विशाखापट्टनम के बारे में बोला द लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट इन इंडिया, गलत बात है। JNPT
JNPT is the largest container port in India. So only 2 pairs are correctly matched, यानी कि B option is my correct. Clear है? So B मेरा ठीक है. Next, question number 49. On national waterways is designated along which river? बड़ा आसान क्वेश्चन है. नेशनल वाटरवे 1 तो सर गंगा के ऊपर है, याद आ गया सर, आप प्रयागराज से है, ठीक है. और उसके बाद नेशनल वाटरवे 2 किस रिवर के ऊपर है बता दीजिए जल्दी से. और कहां से कहां तक है ये भी याद कर लो. कहां से कहां तक है याद कर लो. नेशनल वाटरवे, तो नेशनल वाटरवे 2 किस पर सिचुएटेड है? ब्रह्मपुत्रा के अंदर, ब्रह्मपुत्रा के ऊपर है. सो ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट. तो कमेंट करके बताएंगे कहां से लेकर कहां तक है. प्लेस बताइए जल्दी से. नेशनल वाटरवे 2 कहां से कहां तक है, लोकेशन वाइज बताइए, कमेंट करके बताएंगे भाई जल्दी से. नेशनल वाटरवे 2. क्लियर है? चलिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, क्वेश्चन नंबर 50. बड़ा आसान क्वेश्चन है. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन विच फॉलोइंग स्टेट द ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, यानी कि एवरग्रीन फॉरेस्ट किस स्टेट में मिलेंगे? इन तीनों में से, अरुणाचल में, हिमाचल में, मिजोरम में. सो 1 2 3 1 3 एंड 1 2 3 बताइए आंसर. बहुत आसान क्वेश्चन, वेरी आसान क्वेश्चन. एक को बाहर निकालो, आंसर पाओ. सिर्फ एक बाहर निकालना है. किस स्टेट के अंदर हमको एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलेंगे? यहां पर हिमाचल, अरुणाचल या मिजोरम? सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. अरुणाचल और मिजोरम के अंदर आपको पता है बहुत बारिश होती है, बहुत वर्षा होती है. उधर साइड से हमारी बे ऑफ बंगाल की ब्रांचेस मानसून की जाती हैं. फिर इक्वेटर के पास भी हैं, तो हम इसलिए हम कहते हैं जो ईस्टर्न हिमालयाज में उनमें वेजिटेशन भी ज्यादा है, ग्रीनरी भी ज्यादा है, क्योंकि थोड़ी सी आपके इक्वेटर के पास पड़ जाते हैं वो, और हवाएं भी बहुत घूम कर जाती हैं, बैरियर बनाती हैं और बहुत वर्षा होती है. इसलिए मेघालय के रीजन में आप देखेंगे तो चेरापूंजी, मोशनराम जैसे रीजन है जहां पर सबसे वेटेस्ट रीजन ऑफ द वर्ल्ड बताया जाता है. तो तीनों पर होंगी. जबकि हिमाचल प्रदेश के अंदर हमको एवरग्रीन फॉरेस्ट नहीं, कोनी फॉरेस्ट ट्रीज मिलते हैं, जो कि जो माउंटेन फॉरेस्ट जो होते हैं वो मिलते हैं. तो 2 गलत है. सो राइट आंसर इज माय ऑप्शन नंबर 1 3. तो ये था आपका आज का टेस्ट. आई होप सो कोशिश करी थी सभी टॉपिक्स को टच किया जाए, फ्रॉम फिजिकल ज्योग्राफी टू इंडियन ज्योग्राफी एंड टू वर्ल्ड ज्योग्राफी. तो सभी टॉपिक्स कवर करें. तो आपको इस टेस्ट पेपर का कहीं से भी मतलब ये नहीं था कि आपको डिमोटिवेट किया जाए. ऑल आई एम ट्राइंग कि आप प्रिपेयर करें. कितने डेप्थ में प्रिपेयर करना है ये आपको पता है, क्योंकि ये ज्यादातर सारे के सारे पीवाईक्यूज आपको कराए. बहुत सारे क्वेश्चन पीवाईक्यू थे, कुछ मॉडिफाइड थे. क्लियर है? तो इतने डेप्थ में आपको पढ़ना है और वर्ड कुछ भी छोड़ना नहीं है. समझ आई बात? सभी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं. क्लियर है? तो ये क्वेश्चन जितने गलत हुए इनको दोबारा रिवाइज करेंगे, कंसेप्ट दोबारा पढ़ेंगे, उन क्वेश्चन को दोबारा अटेम्प्ट करेंगे और इनसे रिलेटेड और सारे क्वेश्चन हम करेंगे. क्लियर है? तब तक के लिए तैयारी करते रहिए, मेहनत करते रहिए. ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम. जय हिंद.